शूजी, हमारा हीरो, स्पीयर का राजा है, एक ऐसा अनराइवल्ड मॉन्स्टर जो दुश्मन की सेनाओं को मिट्टी में मिला देता है। उसके हाथ में स्पीयर मौत का एक बवंडर है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खून से लथपथ करके साफ कर देती है। मरे हुए दुश्मनों की रूहें उसके चारों तरफ घूमती हैं, जो उसके गुस्से को भगवान जैसा खौफनाक बना देती हैं। लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो एक कमजोर लड़का था, अपने खानदान का सबसे गिरा हुआ सदस्य, जिसे बड़े बूढ़े कचरे की तरह पैरों तले रौंदते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लोग उसको एक गंदी घास और हरामी बोलने लगे। वो पुराने फटे पुराने कपड़े पहनता था जो धूल और गरीबी की बदबू से भरे रहते थे। वहीं से जन्म हुआ स्पीयर डीमन का, एक ऐसा मॉन्स्टर जो हजारों लाशों को काट काट कर आगे बढ़ा। मगर एक दिन उन मुर्दों ने अपना बदला ले ही लिया। मौत ने उसको घेर लिया और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक लड़के के शरीर में था, एक डरपोक कैरियर के रूप में पुनर्जन्म लेकर। वो हीरो धुंधले मिरर में अपनी शक्ल देखकर दंग रह गया। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब कोई उस पर चिल्लाता है तो शूजी एकदम तेजी से मुड़ता है, बिल्कुल अलर्ट और तैयार। जल्दी ही वो देखता है कि पास में ही कुछ एस्कॉर्ट गार्ड्स और बैंडिट्स एक सामान से भरी वैगन के लिए लड़ रहे हैं। लड़ने वालों को पहचानकर वो समझ जाता है कि ये फॉरेस्ट बैंडिट्स हैं जो हाउलिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो पर हमला कर रहे हैं। मजे लेते हुए वो सोचता है कि किस्मत ने उसको दोबारा एक जंग के मैदान में ही लाकर पटका है। वो आगे बढ़ते हुए मिरर को तोड़ देता है, जो इस बात का इशारा था कि उसने अपनी पुरानी पहचान त्याग दी है। एक तगड़ा ऑस्कॉट वॉरियर उससे पूछता है कि इतना छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, ये सोचकर कि शूजी शायद कोई हेल्पर होगा। शूजी को पता है कि ये फॉरेस्ट बैंडिट्स कातिल और लुटेरे हैं जो जंगल में छुपे रहते हैं। अपने सामने खड़े बैंडिट को कांपता हुआ देखकर वो समझ जाता है कि इनमें से ज्यादातर सिर्फ एमेच्योर्स हैं। वो बैंडिट गुस्से में कहता है कि शूजी अभी भी एस्कॉर्ट ब्यूरो का हिस्सा है और उसको मरना ही होगा। चिल्लाते हुए वो बैंडिट हमला करता है, कसम खाते हुए कि वो हर एक एस्कॉर्ट को और शूजी को भी मार डालेगा। शूजी बड़े आराम से नोट करता है कि उसने ये हमला पहले ही भांप लिया था और उसको बैंडिट की मूव्स बहुत स्लो लग रही थीं। वो पूरे प्रैक्टिस के साथ स्पीयर के शाफ्ट को पकड़ लेता है और वार को रोक देता है। जबरदस्त स्पीड का इस्तेमाल करते हुए शूजी अपनी चमकती लाल आंखों के साथ उस पर टूट पड़ता है। वो एक खतरनाक वार से बैंडिट लीडर की छाती चीर देता है। जब बैंडिट के मुंह से खून निकलने लगता है तो वो शूजी की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। शूजी सोचता है कि भले ही उसने अपनी पुरानी वॉर अचीवमेंट्स खो दी हों, मगर उसकी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स अभी भी वैसी ही हैं। वो अपने चारों तरफ डार्क ऑरा इकट्ठा करता है, ये फैसला करते हुए कि सिर्फ ताकत ही काफी होगी। वो एक ऐसी तकनीक निकालता है जिसे लोग डीमनिक मार्शल आर्ट बोलकर ठुकराते थे। भले ही सब इससे नफरत करते हों, उसने तय किया कि अभी उसके पास कोई और रास्ता नहीं है जब तक उसकी स्पीयर पर लाशें टंगी हैं। वो महसूस करता है कि वो पास्ट में तो आ गया है, मगर जंग अभी भी उसके चारों तरफ वैसे ही जारी है। तभी एक और बैंडिट पीछे से शूजी पर झपट्टा मारता है, उसकी मौत के लिए चिल्लाते हुए। वो सरप्राइज अटैक सीधा शूजी के सर पर लगता है। ऐसा लगता है जैसे काम तमाम हो गया। ये सोचकर कि उसने शूजी को मार दिया है, हमला करने वाला घबराहट में हंसने लगता है कि वो बच गया। मगर अचानक उसने देखा कि शूजी की छिपी हुई स्पीयर ने उसको आर पार कर दिया है। शूजी बताता है कि उसको ऐसे किसी हमले का पहले से अंदाजा था, मगर वो इसकी कमजोरी से बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। वो उसको लेक्चर देता है कि दुश्मन की मौत कंफर्म ना करना ही बैटलफील्ड पर हारने की वजह बनती है। शूजी एक करहा के साथ अपनी स्पीयर को खींचता है और अपनी पकड़ मजबूत करता है। उस लाश को काउंटरवेट की तरह इस्तेमाल करते हुए वो खून से सनी स्पीयर को घुमाता है और कहता है कि अब ये सही तरह से भारी लग रही है। वो पुरानी यादों में खो जाता है और सोचता है कि ये सीन उसको हाउलिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। बचे हुए बैंडिट्स उसको डर के मारे घूरते रह जाते हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वो पसीने में नहाए हुए कांपते हैं और पूछते हैं कि इस बंदे को हुआ क्या है। बैटलफील्ड पर शूजी आगे बढ़ता है, अपने पीछे स्पीयर में घुसे हुए शरीरों को घसीटते हुए, और बैंडिट्स उससे दूर भागने लगते हैं। एस्कॉर्ट्स और बैंडिट्स दोनों हैरान हैं कि ये पागल लड़का कौन है जो अपने पीछे लाशों को टांग कर आ रहा है। एक हल्ला गुल्ला करने वाला आदमी खुद को फॉरेस्ट बैंडिट्स का लीडर बताता है और एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर सामने आता है। शूजी एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि वो असल में इस ओपोनेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बैंडिट लीडर हंसता है कि वो शूजी की ये होशियारी अभी खत्म कर देगा। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर चिल्लाते हुए शूजी पर हमला करता है। शूजी उसकी बेइज्जती करते हुए एक स्नॉट मारता है और काउंटर के लिए तैयार हो जाता है। लीडर शूजी का मजाक उड़ाता है कि वो चूहे की तरह बच रहा है, मगर तभी उसको कुछ गलत होने का एहसास होता है। उसकी आंखों में डर दिखता है क्योंकि उसको लड़ाई के बीच में ही सच्चाई समझ आ जाती है। शूजी बड़े ठंडे दिमाग से उसकी ताकत की तारीफ करता है, जबकि लाशें पीछे लटकी हुई हैं। फिर वो कहता है कि इस बंदे के पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही है और कुछ नहीं। स्पीयर के एक ही झटके से वो लीडर का पेट फाड़ देता है। हर तरफ खून की बौछार हो जाती है। खून से लथपथ शूजी कहता है कि जो उसने अभी दिखाया वही असली हमला है। आसपास के बैंडिट्स फुसफुसाते हैं कि शूजी ने लीडर को एक ही बार में ढेर कर दिया और उसको मॉन्स्टर बुलाने लगते हैं। शूजी थोड़ा उलझन में है
और खुद से पूछता है कि अचानक ये स्पीयर हाथ में इतनी हल्की क्यों लग रही है। वो मरने वाला लीडर अपने मुंह और गले से खून निकाल रहा है। खून की बारिश देखकर बाकी बैंडिट्स कांपने लगते हैं और तभी कोई नोट करता है कि अब स्पीयर का वजन एकदम सही है। डरे हुए बैंडिट्स राक्षस चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं। शूजी उन्हें जाते हुए देखता है और अपनी ताकत के बारे में कुछ जरूरी समझता है। नरेशन कहती है कि जब खून और शैतान जंग के मैदान में मिलते हैं तो कुछ बहुत खौफनाक पैदा होता है। शूजी का ये नज़ारा, जहां 3 बैंडिट्स उसकी स्पीयर में फंसे हुए हैं, उसको माउंटेन बैंडिट्स का रेड कलर्ड डांगो कहा गया। हमें बताया जाता है कि वक्त 10 साल पीछे चला गया है और ये सब उसी पहाड़ पर हो रहा है। इस खूनी लड़के को एक डरावने नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, द स्पीयर डीमन। लाशों के ऊपर मंडराती लाल रूहों को देखकर मुस्कुराते हुए शूजी कहता है कि ये हालत काफी मजेदार है। नरेशन साफ करती है कि स्पीयर डीमन वापस आ गया है। कहीं और हाउलिंग टाइगर एस्कॉट्स रात के वक्त और बैंडिट से लड़ रहे हैं, कसम खाते हुए कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे लोग मर रहे हैं, शूजी जंगल में आगे बढ़ता है। उसके पीछे से लाल एनर्जी निकल रही है। एक डीमैनिक ऑरा में लिपटा हुआ वो तय करता है कि इन बैंडिट्स को जिंदा नहीं छोड़ सकते। वो बैटलफील्ड पर इतनी तेजी से दौड़ता है कि एस्कॉट्स भी हैरानी में चिल्लाने लगते हैं। बाउंड्री हंटर्स को बैंडिट्स को काटते देखकर शूजी गुस्से में पूछता है कि उन्हें क्या लगता है वो किसे मार रहे हैं। एक बैंडिट लीडर जोश में चिल्लाता है कि अगर शूजी लड़ना चाहता है तो आ जाए। डरे हुए बैंडिट शूजी को अपने पुराने बॉस आइगो के रूप में पहचान लेते हैं और उससे माफी मांगते हुए बदला लेने के लिए उनका साथ देने को कहते हैं। शूजी समझ जाता है कि जिस आदमी से वो अभी लड़ा वो स्ट्रॉन्गहोल्ड का लीडर था और अब मरे हुए लोग भी उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है और वादा करता है कि वो लीडर भी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में बैंडिट लीडर बड़ी खुशी से एक सोल्जर को मारने की कोशिश करता है। वो दंग रह जाता है जब पीछे से कोई बड़े अपनापन से उसका नाम लेता है और इज्जत की मांग करता है। शूजी अचानक उसके वार को रोक देता है। उनके हथियार टकराते हैं और वो उसको जख्मी कर देता है। वो लीडर पूरी तरह हिल जाता है। वो पीछे गिर जाता है, गालियां देते हुए और ये पूछते हुए कि ये अनजान बंदा कौन है। मुड़ते ही वो देखता है कि शूजी उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी स्पीयर पर लाशें टंगी हुई हैं और चारों तरफ शैतानी रूहें मंडरा रही हैं। डर के मारे उसके चेहरे की शक्ल बिगड़ जाती है जब उसको एहसास होता है कि ये दुश्मन कोई इंसान नहीं है। मरे हुए लोगों की रूहें ईगो पर इल्जाम लगाती हैं कि वो अकेला कैसे बच गया और उसको अपने साथ आने का इशारा करती हैं। जब शूजी उसका नाम लेता है तो ईगो बुरी तरह डर कर हकलाता है कि शूजी जरूर कोई राक्षस है और पूछता है कि वो असल में है कौन। शूजी की आंखें लाल अंगारे बन जाती हैं और रूहें फुसफुसाती हैं कि वो सब साथ जाएंगे। ईगो पूरी तरह टूट जाता है, अपनी जान की भीख मांगता है और किसी को बचाने के लिए चिल्लाता है। शूजी दोबारा जोर से ईगो का नाम पुकारता है और उसके पीछे एक भयानक लाल चेहरा उभर कर आता है। स्पीयर के एक साफ वार से शूजी ईगो और एक और बैंडिट का सर धड़ से अलग कर देता है। शूजी खामोशी से देखता है जब खून के छींटे उसके चेहरे पर गिरते हैं। नरेशन समझाती है कि अगर कोई किसी का नाम 3 बार पुकारे तो वो उसकी रूह को सीधा नरक भेज सकता है। शूजी कहता है कि उन 3 पुकार के बीच दुश्मन को सीधा आफ्टर लाइफ में एस्कॉर्ट किया जाता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो नोट करता है कि उसने बहुत वक्त बाद ये ज़ेरी तकनीक इस्तेमाल की है। सीन बदलकर एक चांदनी रात में पहाड़ी रास्ते पर चला जाता है जो 10 साल पहले की कहानी बताता है। एक जवान सोल्जर गुस्से में गालियां देते हुए ट्रेनिंग के वक्त एक पथरीली चट्टान पर चढ़ रहा है। थका हुआ और खून से लथपथ वो दुख मनाता है कि रूकी होने की वजह से उसको सारे खतरनाक स्काउटिंग मिशंस मिलते हैं। एक चट्टान के सहारे आराम करते हुए वो आर्मी को कोसता है कि उन्होंने आसान खाने और सेफ्टी का झूठ बोला था। वो शिकायत करता है कि ये जिंदगी तो गुलामी से भी बदतर है और वो ये देख नहीं पाता कि पीछे एक अंधेरी गुफा से 2 लाल आंखें उस पर नजर रखे हुए हैं। उसको एक ठंडक महसूस होती है। वो अकड़ जाता है और समझ जाता है कि कोई डरावनी चीज उसके पास है। वो उस खौफनाक गुफा की तरफ घूरता है, ये महसूस करते हुए कि अंदर कुछ अनजान छुपा है। डर के मारे वो फैसला करता है कि चाहे वो जानवर हो या भूत, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस पीछे मुड़े बिना वहां से भागना है। जब काली परछाइयां उसको पकड़ लेती हैं, वो कसम खाता है कि वो यहां नहीं मरेगा और बार बार खुद से कहता है कि पीछे नहीं मुड़ना। एक शैतानी आवाज पूछती है कि इतनी बुरी तरह जिंदा रहने की कोशिश करके उसको क्या मिलेगा। वो साया कहता है कि उस सोल्जर की जान एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है और उसको अपनी किस्मत बदलने के लिए एक जुआ खेलने का लालच देता है। वो आवाज कहती है कि इस गैम्बलिंग को एक्सेप्ट करना ही शायद उसकी बदकिस्मत जिंदगी बदलने का एक मौका है। डर के मारे वो आदमी हिचकिचाता है और पूछता है कि वो ऐसी बातों पर भरोसा कैसे करे। मजे लेते हुए वो शैतानी साया उसकी हिम्मत पर हंसता है और उसका नाम पूछता है। घबराहट के बाद सोल्जर जवाब देता है कि उसका नाम शूजी है। वो शैतानी हंसी एकदम रुक जाती है और वो जोर देता है कि शूजी दोबारा बोले उसने क्या कहा। शूजी और जोर से चिल्लाता है कि उसका नाम शूजी ही है। वो डीमन एक बार फिर डरावने तरीके से उसका नाम पूछता है। इससे पहले कि शूजी नाम पूरा कर पाता, वो डीमन अचानक उसका गला पकड़ लेता है। एक पल में वो डीमन शूजी को हवा में उठा लेता है, जो शूजी के लिए एक बड़ा झटका था।
सांस लेने की कोशिश करते हुए शूजी को एहसास होता है कि ये चीज उसकी सोच से भी ज्यादा तेजी से उसके पास आ गई। पूरे चांद की रोशनी में उसको ऊपर उठाए हुए वो डीमन समझाता है कि अगर शूजी किसी को मारना चाहता है तो उसको उस बंदे का नाम 3 बार पूछना होगा। नरेशन साफ करती है कि ये वही है जो आगे चलकर शूजी का मास्टर बनेगा, जिसने उसको शैतानी ताकत दी। मास्टर वादा करता है कि सामने वाला चाहे जो भी जवाब दे, इस रिचुअल से शूजी किसी को भी मार पाएगा। हमें बताया जाता है कि ये खौफनाक शख्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया का मशहूर विलन ब्लड डीमन कोकू है। प्रेजेंट में वापस आते हुए शूजी बैटलफील्ड पर टूट पड़ता है और खून जैसी लाल एनर्जी दुश्मनों को चीर देती है। लड़ते लड़ते वो हैरानी से नोट करता है कि उसकी हालत कुछ बदली बदली सी है। कुछ और बैंडिट्स राक्षस चिल्लाते हुए उस पर हमला करते हैं। शूजी महसूस करता है कि अजीब तरह से वो अब बहुत शांत है। चमकती आंखों के साथ वो एक और दुश्मन को भेद देता है और सोचता है कि उसका दिमाग इतना साफ पहले कभी नहीं था। वो सोचता है कि कोकू ने जो डीमनिक पावर उसको दी थी वो पहले अधूरी थी। वो ताकत उसकी हड्डियों में समाने के लिए, उसके ख्यालों को धुंधला करने और उसको धीरे धीरे करप्ट करने के लिए थी। मगर अब उसको बहुत रिफ्रेश्ड लग रहा है। उलझन में वो खुद से पूछता है कि उसके अंदर क्या बदलाव आया है। उसके डांटियान से डीमनिक एनर्जी फटकर निकलती है और उसके शरीर में एक नए और स्टेबल रूप में दौड़ने लगती है। ये एनर्जी उसके कोर से सर और हाथों तक जाती है, जो दिखाता है कि इस रिनकॉर्नेटेड बॉडी में उसकी डीमनिक पावर पूरी तरह जाग चुकी है। हीरो को अचानक कुछ बहुत जरूरी समझ आता है जब उसकी शैतानी आंखें चमकती हैं और वो सोचता है कि यही असली की है। उससे याद आता है कि पिछली जिंदगी में डीमनिक पावर मिलने के बाद जब वो आर्मी में गया था तो वो एक जरूरी बात भूल गया था। अपनी जवानी को याद करते हुए वो नोट करता है कि उसने मेयो ट्राइब की एक खास ब्रीदिंग तकनीक सीखी थी। उस ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके उसको समझ आता है कि वो डीमनिक एनर्जी को कंट्रोल करते वक्त भी अपने दिमाग को एकदम साफ रख सकता है और उसको ये इत्तेफाक बहुत अजीब लगता है। उससे अपने पुराने मास्टर की चेतावनी याद आती है कि जब तक वो इस ताकत को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लेता वो पागल ही रहेगा। अपने आप में मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि अगर कोकू को इस नए बदलाव का पता चला तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। बैंडिट्स की लाशों के बीच खड़े शूजी को कोई आवाज देता है। वो हैरानी से उस तरफ मुड़ता है। टाइगर पिट एस्कॉट स्क्वाड उसके आगे झुककर उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उन्हें इस मुसीबत से बचाया। उनकी लीडर मन ही मन कन्फर्म करती है कि उसका शक सही था। शूजी के बस खड़े रहने से जो प्रेशर निकल रहा है वो उससे डर जाती है। उससे याद आता है कि कैसे उसने बैंडिट्स को मारा था और वो तय करती है कि वो ऐसे आदमी को जाने नहीं दे सकती। घबराते हुए वो पूछती है कि उसके जैसा काबिल आदमी एक मामूली कॉन्वॉय हैंड का काम क्यों कर रहा है और उसको उनके ब्यूरो का साथ देने का इन्विटेशन देती है। शूजी साफ मना कर देता है, जिससे उसको झटका लगता है। जब वो जाने के लिए मुड़ता है वो अंदर ही अंदर पैनिक हो जाती है कि उसको जाने नहीं देना। वो सोचती है कि अगर वो मर्जी से नहीं रुकेगा तो वो जोर जबरदस्ती करेगी और एक चमकती हुई चीज निकालती है। मगर वो अचानक उसको एक गोल्डन टाइगर पिट सेट टोकन ऑफर करती है और उससे एक्सेप्ट करने की दरख्वास्त करती है। वो समझाती है कि टाइगर पिट सेट उनके ब्यूरो को कंट्रोल करता है और अनहुई में बहुत मशहूर है और ये टोकन उसको वहां एक ऑनर्ड गेस्ट बना देगा। झुककर वो अपनी ईमानदारी के सबूत के रूप में वो टोकन पेश करती है। शूजी खामोश रहता है और नरेशन बताती है कि ये टोकन शुआइका का है, जो टाइगर पिट सेक्ट की एक फर्स्ट क्लास एस्कॉर्ट है। वो हैरानी से उस टोकन को घूरता है क्योंकि वो नाम और सेक्ट उसके लिए अनजान नहीं है। उससे टाइगर पिट सेक्ट की ईमानदारी की रेप्यूटेशन याद आती है। उससे ये भी याद आता है कि मशहूर होने के कुछ साल बाद ये सेक्ट बिना किसी निशान के खत्म हो गया था, जो एक दुख भरी बात थी। खामोशी से टोकन लेते हुए वो शुआइका का शुक्रिया करता है, जो सुकून की सांस लेती है। शुआइका कहती है कि वो लोग अपना ट्रांसपोर्ट का काम दोबारा शुरू करेंगे और उससे आराम करने को कहती है। वो मान जाता है और बड़े कैजुअल ढंग से कहता है कि वो उनका एक घोड़ा उधार ले लेगा। शुआइका घबरा जाती है और उसे वार्निंग देती है कि वो वाला घोड़ा ना ले क्योंकि वो बहुत वाइल्ड और बदमाश है। उससे बड़े आराम से घोड़ा चला कर जाते देख वो नोट करती है कि जिस घोड़े को उन्होंने सिर्फ सामान ढोने के लिए रखा था वो अचानक इतना कहना मान रहा है। फिर सब देखते हैं कि वो डर के मारे रास्ते में पेशाब कर रहा है जब शूजी उस पर बैठकर जा रहा है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। शुआइका एक ठंडी सांस लेती है कि अपनी उम्र के हिसाब से वो एक मास्टर की तरह राइडिंग कर रहा है, जबकि उसका एक साथी उसको छेड़ता है कि लगता है वो इस ताकतवर और हैंडसम सेवियर के प्यार में पड़ गई है। गुस्से में वो अपना हथियार निकालती है और उस बंदे को डांटती है कि उनके मददगार के बारे में इतनी बदतमीजी से बात ना करे जब तक कि वो गिड़गिड़ाकर माफी नहीं मांग लेता। अपनी तलवार को पकड़ते हुए वो बाकी सबको बताती है कि भले ही उन्होंने मिस कर दिया हो, मगर उसने शूजी की कमाल की स्पीयर स्किल्स देखी हैं। वो लाशों से भरे मैदान को देखती है और दोबारा जोर देकर कहती है कि उसकी स्पीयर तकनीक कितनी खौफनाक थी। उसका सबॉर्डिनेट अंदाजा लगाता है कि शायद वो किसी बड़े खानदान से होगा जो स्पीयर चलाते हैं, मगर वो कहती है कि ये कोई आम मार्शल आर्ट्स नहीं था। उसे याद आता है कि शूजी की मूव्स असल में फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग वाली थीं। वो आगे बताती है कि इस आर्ट में उसकी मास्टरी और समझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है। उसका साथी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है और वो इस बात को कन्फर्म करती है।
शू आइका नतीजा निकालती है कि वो शायद किसी बड़े मिलिट्री खानदान का बेटा है जो ट्रेनिंग पूरी करके सफर पर निकला है। वो नोट करती है कि कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया और उसको यकीन है कि अगर उसको आने वाले संकट के बारे में पता चला तो वो चुप नहीं बैठेगा। हिम्मत जुटाकर वो मन ही मन दुआ करती है कि टाइगर पिट सेक्ट को उसके दुश्मनों से बचाने में कोई मदद मिल जाए। टेक्स्ट आगे आने वाले ब्लैक द सेक्स ग्रास के खिलाफ संघर्ष का इशारा देता है। इसी बीच हमारा हीरो अपने घबराए हुए घोड़े को धमकाता है कि रास्ते में दोबारा पेशाब मत करना। रात के आसमान के नीचे राइडिंग करते हुए वो सोचता है कि इतिहास के इस मोड़ पर टाइगर पिट सेक्ट को अभी सही सलामत होना चाहिए। फिर उसके ख्याल बदलकर उसके पुराने साथी कोइकू की तरफ चले जाते हैं, जो पिछली जिंदगी में उसका पार्टनर था। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जवान शूजी को कैंप में कुछ गुंडे रिक्रूट्स परेशान कर रहे होते हैं और नए रंगरूटों से खाने की मांग कर रहे होते हैं। शूजी, जो अभी अनजान था, उनका विरोध करता है कि उससे किसी ने ऐसे किसी रूल के बारे में नहीं बताया। सबसे बड़ा गुंडा हंसता है और समझाता है कि नए वालों को अपना खाना सीनियर्स को देना पड़ता है वरना उन्हें पीटा जाएगा। आइकू ये सब देख रहा होता है और मन ही मन इस हायरार्की का मजाक उड़ाता है और उसे एहसास होता है कि शूजी के आने से अब वो सबसे नया रिक्रूट नहीं रहा। वो गुंडा शूजी को मारने के लिए बढ़ता है, मगर आइकू बीच में आ जाता है और पूछता है कि क्या शूजी उसका राशन नहीं लेगा और उसको धमकाता है। आइकू इतने जोर से एक आलू उस गुंडे के मुंह पर मारता है कि वो पीछे गिर जाता है। आगे बढ़ते हुए आइकू उससे कहता है कि ये आलू रख ले और अपना पेट भर ले, मगर तभी जब उसके मुंह में दांत बचे हों। फिर आइका इतने सारे मुक्के मारता है कि वो मोटा आदमी ढेर हो जाता है। गुंडा दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और आइका उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। आइका वार्निंग देता है कि अगर उसको और मार खानी है तो वापस आए और वो उसके बाकी दांत भी तोड़ देगा। उसके बाद आइका शूजी से कहता है कि उसको उसकी तरफ से बीच में नहीं आना चाहिए था। वो शूजी को सलाह देता है कि अगर आर्मी में जिंदा रहना है तो खाना जरूरी है। शूजी खामोशी से दिया हुआ खाना ले लेता है और यहीं से उनका रिश्ता शुरू होता है। नैरेटर बताता है कि वो दोनों पहली बार ऐसे मिले थे। आइका खुशी खुशी शूजी को याद दिलाता है कि उसका सीनियर होने के नाते वो उसका ख्याल रखेगा। शूजी आइका को सिर्फ अपना साथी ही नहीं बल्कि अपना सगा भाई मानता है और अपना परिचय देता है। उनकी पहली असली बातचीत में शूजी आइका का नाम पूछता है और वो जवाब देता है। नरेशन आगे बढ़ती है कि कैसे बाद में जब वो दोनों जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो सब बदल गया। जंग में आइकू डर के मारे शूजी का नाम चिल्लाता है। एक ब्लड डीमन जिसका नाम कोफू है बैटलफील्ड पर जाहिर होता है। एक चट्टान पर लड़ाई के दौरान आइका एक फ्लेयर छोड़ता है और डिमांड करता है कि कोकू शूजी को छोड़ दे। डीमन की पकड़ में गला दबते हुए शूजी आइकू से कहता है कि वो भाग जाए। आइका दोबारा चिल्लाता है और कोफू ठंडे दिमाग से उसे छोड़ने के लिए मान जाता है। कोफू वादा करता है कि वो शूजी को वाकई छोड़ देगा, मगर वो उसे बड़े आराम से चट्टान से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर दोनों भाई दंग रह जाते हैं। अकीकू दर्द में शूजी का नाम चिल्लाता है। कोफू उसको ताना मारता है कि जब उसको वही मिला जो वो चाहता था तो वो दुखी क्यों है। गुस्से में पागल होकर आइका एक धमाका करने वाला बम लेकर कोकू पर टूट पड़ता है। जब वो उसे फेंकने वाला होता है, शूजी नीचे से चिल्लाता है कि रुक जाओ। आइका थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है और हैरानी से पीछे देखता है। नीचे से शूजी, जो अभी भी चट्टान से लटका हुआ है, आइका से कहता है कि उसे भूल जाए और जल्दी से भाग जाए। हालांकि कोकू कहता है कि वो उन्हें अभी नहीं मारेगा बल्कि उन्हें एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर वो उसके अंदरूनी जख्मों के लिए एक रेयर जड़ी बूटी लेकर आएंगे तो वो उन्हें वो ताकत देगा जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पास आकर कोकू उनसे जवाब मांगता है। आइका खामोशी से शूजी की तरफ देखता है और उनके पास जो ऑप्शंस हैं उन्हें तोलता है। शूजी उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वो फंस चुके हैं। शूजी बताता है कि आखिर में उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो दोनों मिलकर कोकू से कहते हैं कि उन्हें डील मंजूर है। कोकू अपनी खौफनाक डीमनिक पावर के साथ पास आता है और उनकी हिम्मत को चेक करता है। वो उन्हें अनरिस्ट्रेंड डीमंस के बारे में बताता है। वो भ्रष्ट रूहें जिन्हें टाइगर ने खा लिया होता है और वो अपने मास्टर की ताकत बढ़ाने के लिए रूहें इकट्ठा करते हैं। फिर वो अपनी डीमनिक तकनीक आर्ट ऑफ द अनरिस्ट्रेंड डीमन के बारे में बताता है, जो मरे हुए लोगों की नफरत का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल रैंक बढ़ाती है। कोकू इस तकनीक के 3 स्टेजेस और 10 लेवल्स के बारे में समझाता है। जब शूजी और आइका उसके नीचे ट्रेनिंग करते हैं, वो शेख ही मारता है कि कैसे वो ट्रांसेंडेंट स्टेज तक पहुंच गया और दुनिया को रौंदा जब तक कि सही और गलत का मतलब ही खत्म नहीं हो गया। उन्हें हुक्म देते हुए कि वो उसकी बातों को अपने दिल में उतार लें, वो कहता है कि वो बैटलफील्ड पर लगातार कत्लेआम करें ताकि उन्हें अपनी किस्मत बदलने की ताकत मिल सके। एक और जंग में आइका शूजी को पुकारता है जब वो आगे बढ़ते हैं। शूजी जवाब में आइका का नाम चिल्लाता है और वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। वो कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा रहेंगे। बाद में कोकू की गुफा में वो ऐलान करता है कि उनकी ये आखिरी डील होगी। वो डिमांड करता है कि अब वो उसके लिए एक लेजेंडरी 100 ईयर्स नो जिनसेंग लेकर आएं और पूछता है कि क्या वो ये कर पाएंगे। शूजी के जवाब देने से पहले आइका बीच में बोल पड़ता है और कोफू से रुकने की दरख्वास्त करता है। वो समझाता है कि ऐसी जड़ी बूटी अभी उनकी पहुंच से दूर है और रिक्वेस्ट करता है कि कोफू पहले उनके रेन और 2 मेरिडियंस खोलने में मदद करे।
कोकू खामोशी से उसकी बात सुनता है। आइकू कहता है कि उनके पास जो अभी हर्ब्स हैं उनसे मेरिडियंस खुल सकते हैं और वो बाकी चीजें बाद में ला कर देंगे। कोकू इतनी बड़ी बात सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है, मगर आखिर में वो मान जाता है, जो उन दोनों के लिए एक सरप्राइज था। बाहर आकर आइकी शूजी से कहता है कि उसे पहले मेरिडियन खुलवाने दे, मगर शूजी मना कर देता है। आइकू जिद करता है कि शूजी पहले जाए, जबकि आइकी बाकी चीजें इकट्ठा करेगा और फिर वो ज्यादा जड़ी बूटियां लेकर आएगा और बाद में अपना प्रोसीजर करवाएगा। मुस्कुराते हुए आइका कहता है कि सेकंड नंबर पर आना हमेशा ज्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए वो इसे ही चुनेगा। शूजी एक ठंडी सांस लेता है और मजबूरी में मान जाता है। वो दोनों एक फिस्ट बम्प के साथ अपना वादा पक्का करते हैं। वक्त गुजरता है और एक तूफानी दिन आता है जब शूजी तीरों से छलनी होकर और हर्ब्स का बॉक्स पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए गुफा की तरफ वापस आता है। थका हुआ और रोने की हालत में शूजी खुद को तसल्ली देता है कि उसने सारी जरूरी हर्ब्स इकट्ठा कर ली हैं और अब उसका भाई और मास्टर दोनों सेफ होंगे। वो बार बार खुद से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अचानक ऊपर से हमला होता है। शूजी को भेद कर दूर फेंक दिया जाता है और उसको समझ आता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। गुफा के अंदर कोकू की बिना सर वाली लाश दिखाई देती है, जो एक भयानक लड़ाई का इशारा है। आइका लाश के पास खून में नहाया हुआ शूजी का कोल्डली स्वागत करता है जब वो फाइनली वापस आता है। अपने जख्मों के बीच मुस्कुराते हुए आइका एक अजीब टोन में शूजी से बात करता है। शूजी डर जाता है क्योंकि उसको एहसास होता है कि कुछ बहुत खौफनाक हुआ है। वो आइका का नाम चिल्लाते हुए गुफा के अंदर भागता है और बुरी तरह जख्मी आइका को अपनी गोद में लेता है। शूजी परेशानी में पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। आइका बड़े आराम से बताता है कि कोफू ने उन्हें कभी जिंदा छोड़ने का प्लान नहीं बनाया था, इसलिए उसने बुढ़े डीमन के मारने से पहले ही उस पर वार कर दिया। शूजी को समझ आता है कि आइका ने उसको पहले मेरिडियंस खुलवाने इसलिए भेजा था ताकि शूजी उनके म्यूचुअल किल प्लान में जिंदा बच जाए। आइका जो मुश्किल से होश में है शूजी की तरफ देखता है जब बारिश और खून की बूंदें नीचे गिर रही हैं। वो शूजी से कहता है कि रो मत, क्योंकि एक अधमरे बुढ़े को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर कोकू की बिना शरीर वाली आवाज शूजी से पूछती है कि क्या वो समझता है कि उसको जिंदा क्यों छोड़ा गया। शूजी को पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कभी टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो में काम किया था, जो टाइगर पिट सेक्ट से जुड़ा था। आइका बताता है कि वो असल में तबाह हो चुके टाइगर पिट सेक्ट का आखिरी सर्वाइवर है और शूजी को याद दिलाता है कि उसने कभी वहां काम करने की अच्छी यादें शेयर की थीं। आइका याद करता है कि कैसे शूजी ने सेक्ट लीडर और उनकी पत्नी को अच्छे लोग बताया था। वो कहता है कि तभी से उसने शूजी को अपना परिवार मानना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ शूजी ही था जिसने उसके माँ बाप के बारे में इतनी इज्जत से बात की थी। आइका मानता है कि वो बहुत खुश है कि वो शूजी से मिला। शूजी का हाथ पकड़कर वो दरख्वास्त करता है कि अगर शूजी को कभी मौका मिले तो वो उसका बदला जरूर ले। प्रेजेंट में वापस आकर शूजी अपनी मुट्ठी भींचता है और कसम खाता है कि इस जिंदगी में सब कुछ अलग होगा। अनहुई की तरफ राइडिंग करते हुए वो फैसला करता है कि वो शुरुआत से ही फ्यूचर बदलकर इस दुश्मनी को पैदा ही नहीं होने देगा। वो तय करता है कि उसका पहला मकसद क्लैन की तबाही को रोकना है और उसको लगता है कि टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो को बचाना शायद पहले से ही इतिहास बदल रहा है। टाइगर पिट सेक्ट के गेट पर पहुंचकर वो सोचता है कि इतना बदलाव काफी नहीं है और जोर से पूछता है कि क्या ये सही जगह है। अपने घोड़े से उतरते हुए वो पास के एक डिसिपल को आवाज देता है। हैरान डिसिपल मुड़ता है और पूछता है कि उसको क्या चाहिए। शूजी उसको पास बुलाता है और कहता है कि वो बस एक सवाल पूछना चाहता है। डिसिपल गुस्से में उसको बदतमीज बोलकर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। शूजी तुरंत उस बंदे का सर पकड़कर उसको दबा देता है और चुप रहने को कहता है। चमकती आंखों के साथ शूजी डिमांड करता है कि वो आदमी उसके सवालों का सच सच जवाब दे। वो पूछता है कि क्या ये पास वाला महल टाइगर पिट सेक्ट है, और डर के मारे वो बंदा हाँ बोल देता है। शूजी फिर सेक्ट लीडर के नाम गिनाता है, जिसे डिसिपल सही बताता है। शूजी पूछता है कि क्या उनके बेटे का नाम कोईकू है, मगर वो आदमी जल्दी से मना कर देता है कि ये गलत है। शॉक्ड होकर शूजी चिल्लाता है कि बेटा कोईकू नहीं है। वो डिसिपल इस बात को कन्फर्म करता है, मगर हिचकिचाता है, जिससे शूजी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। शूजी सोचता है कि क्या टाइम ट्रैवल ने रियलिटी बदल दी, मगर वो इस ख्याल को झटक देता है क्योंकि बाकी सब कुछ पिछली जिंदगी जैसा ही है। डिसिपल का कॉलर पकड़कर शूजी उसको धमकाता है कि वो झूठ न बोले। वो वार्निंग देता है कि अगर वो टाइगर पिट सेक्ट गया और उसको सच में कोईकू नाम का कोई मिला तो अंजाम बुरा होगा, जिससे डरकर वो आदमी कहने लगता है कि ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। शूजी कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस करता है और कहता है कि पहले तो तुमने ये नहीं कहा था। डिसिपल उसको याद दिलाता है कि उसने पूछा था कि क्या लीडर का बेटा कोईकू है। चिढ़कर वो आदमी साफ करता है कि टाइगर पिट सेक्ट में कोई बेटा है ही नहीं, सिर्फ एक बेटी है। शूजी दंग रह जाता है जब वो एक सुंदर जवान लड़की का तसव्वुर करता है और उसको पता चलता है कि इस लाइफ में कोईकू असल में एक औरत है। हीरो अपनी पुरानी जिंदगी के मासूम आइका को याद करता है और इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। वो हैरान है कि मशहूर वॉरियर आइका असल में एक लड़की है। अपने गोल्डन टोकन के बारे में सोचते हुए वो टाइगर पिट सेक्ट में घुसने और फ्यूचर प्लान्स के रिस्क के बीच की बात को तोलता है। जब वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहा होता है, एक स्टेबल वर्कर बाहर आता है और गुस्से में उसको आवाज देता है। वो तगड़ा आदमी उस पर चिल्लाता है
कि वो इतनी देर से क्यों आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हीरो को मुक्का मारता है और तंज कसता है कि किसी होमलेस बच्चे पर काम के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आदमी चिल्लाता है कि उसने उसको घोड़े की लीद साफ करने को कहा था। फिर भी वो लड़का भाग गया और वो हीरो को जमीन पर घसीटते हुए ले जाता है। वो आदमी सोचता है कि बाकी सब कहाँ हैं, जबकि शूजी सोचता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग असल में उसके लिए सही है। स्टेबल्स पर वो आदमी वुटविन अपना परिचय टाइगर पिट सेक्ट के स्टेबल मास्टर के रूप में देता है और लड़के को अपने नीचे खाना खिलाने और साफ सफाई का काम दे देता है। वुइन उसको याद दिलाता है कि यहाँ काम करना होमलेस होने से बेहतर है और उसने सब 2 दिन पहले ही समझा दिया था। लड़का बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है कि उसको याद नहीं, जिससे वुइन और चिढ़ जाता है। वुइन शिकायत करता है कि लड़के की याददाश्त कमजोर है। वो बड़ों से बदजुबानी करता है और उसको याद दिलाता है कि उसको बचा कुचा खाना और स्टेबल्स में सोना होगा। वो समझाता है कि सेक्ट में उन दोनों की कोई औकात नहीं है और लीडर ने सिर्फ तरस खाकर उसको रखा है, इसलिए उसको मेहनत करनी होगी। लड़का रूखेपन से काम करने के लिए मान जाता है। अचानक एक ताकतवर घोड़ा पागल हो जाता है, जिससे पास खड़े लोग डरकर पीछे हटते हैं। वुइन गिर जाता है और दर्द में कराहने लगता है। वो पागल घोड़ा पैर पटकता है और गुस्से में दिखता है। हीरो सोचता है कि ये घोड़ा अचानक ऐसे क्यों भड़का और ये आया कहाँ से है। जब बाकी लोग चिल्लाते हैं, देखने वाले जख्मी स्टेबल बॉयज को देखते हैं और घोड़े की तारीफ करते हैं कि ये हाईग्रेड जानवर है। सीढ़ियों से एक शाओ क्लैन का यंग मास्टर और उसका गार्ड बात करते हैं कि घोड़ा कितना महंगा मगर मुश्किल है। तभी उनकी नजर एक जख्मी स्टेबल बॉय पर पड़ती है। शाओ लड़का स्टेबल बॉयज को कुत्तों जैसा समझता है और उन्हें कुछ खाना फेंकने का ऑर्डर देता है। जख्मी वर्कर्स फुसफुसाते हैं कि शाओ क्लैन मैनोर का वो बदमाश शाओ फिर से आ गया है और सोचते हैं कि उसको क्या चाहिए। हीरो शाओ ताइहान को पहचान लेता है, जो वही मास्टरमाइंड है जिसे आइका ने टाइगर पिट सेक्ट की तबाही का जिम्मेदार ठहराया था, और वो शाओ को स्मेल के बारे में शिकायत करते हुए सुनता है। शाओ क्लैन मैनोर की बातें सुनकर शाओ लड़का तंज मारता है कि इन सेक्ट मेंबर्स द्वारा देखा जाना भी उसको गंदा महसूस कराता है। टाइगर पिट सेक्ट के लीडर कोजिनन विजिटर का स्वागत करने आते हैं और यंग मास्टर शाओ को देखकर हैरान होते हैं। कोजिनन फॉर्मली पूछते हैं कि शाओ यहाँ क्यों आया है। शाओ लड़का झुकता है और कहता है कि वो उसके पास अपने ससुर से मिलने की सिर्फ एक ही वजह है। एक गंदी मुस्कान के साथ वो ऐलान करता है कि वो अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने आया है। कोजन ठंडे दिमाग से साफ कह देता है कि उसने एकू की किसी भी शादी के लिए कभी हाँ नहीं भरी। वो शाओ लड़का जिद करता है कि जैसे ही एकू 16 साल की होगी वो शादी कर लेगा। कोजन गुस्से में अपने दांत पीसता है मगर खुद को रोक लेता है। वो शाओ लड़का शेखी मारता है कि एकू के साथ उसकी शादी की बातें पूरे इलाके में मशहूर हैं और बच्चे तक इसके बारे में गाते हैं। कोजन उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने ये अफवाह अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए फैलाई है। हंसते हुए वो जियाओ खानदान का लड़का इससे मना कर देता है और कहता है कि उनका जियाओ क्लैन सिर्फ टाइगर पिट की बेटी से शादी करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। कोजन फट पड़ता है और उसको अपनी बेटी की तौहीन करने के लिए एक बदतमीज छोकरा बुलाता है। अचानक कोजानन और जियाओ के लोग किसी के आने से हैरान रह जाते हैं। जब वो मुड़ते हैं तो फूलों की पंखुड़ियां गिर रही होती हैं। एकू बड़े नजाकत से आगे बढ़ती है, जिससे देखकर उसके पिता एक्शन में आ जाते हैं। कोजन सीधा बोल देता है कि उनके परिवारों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, जिससे शाओ लड़के को झटका लगता है। एकू खुद शाओ से कहती है कि वो उसके बारे में सोचना बंद करे और कोई दूसरी औरत ढूंढ ले और बताती है कि वो कोजन की बेटी है। हकलाता हुआ वो शाओर बहस करने की कोशिश करता है, मगर कोजन उसको बीच में ही रोक देता है और कहता है कि अफवाहों के खतरे की वजह से अब बात करने का कोई फायदा नहीं। एका मजबूती से कहती है कि उसका उससे या शाओ क्लैन मैनोर के किसी भी बंदे से शादी करने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें निकालने का ऑर्डर देती है। जब वो वहां से जाती है तो शाओ लड़का गुस्से में भुनभुनाता है कि सेक्ट की गरीबी के बावजूद वो कितनी घमंडी है, और उसका गार्ड पूछता है कि अब आगे क्या करना है। वो तय करता है कि वो तो बस कोठे जाने के रास्ते में यहाँ रुक गए थे और अपने आदमियों को अभी निकलने को कहता है। वहां से जाते वक्त वो और उसका साथी इस बात पर राजी होते हैं कि एकू अफवाहों से भी ज्यादा सुंदर है। वो शाओ लड़का समझाता है कि इसी गजब की खूबसूरती की वजह से वो उसके पीछे पागल है। वो पुरानी कहावत दोहराता है कि एका का रूप एक पूरे देश को गिरा सकता है और कहता है कि ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। वो सोचता है कि इतनी बेसहारा मगर सुंदर औरत की किस्मत में तो दुख ही लिखा है और टाइगर पिट सेक्ट की बेटी बनकर वो वेस्ट हो रही है। हंसते हुए वो उसको एक बेचारी लड़की बुलाता है, क्योंकि उसके जैसे एक बुरे आदमी की नजर उस पर पड़ गई है। अपने घोड़े पर बैठते हुए वो उसे कोठे की तरफ भगाता है। वो जानवर हिलने से मना कर देता है, जिससे वो और उसका गार्ड उलझन में पड़ जाते हैं। गार्ड को लगता है कि शायद घोड़ा बीमार है। अचानक घोड़े के मुंह से झाग निकलता है और वो गिर जाता है, जिससे वो डर जाते हैं। मरा हुआ घोड़ा जब गिरता है तो जियाओ लड़का जोर से नीचे पटक जाता है। अंधेरे से देखते हुए हमारा हीरो नोट करता है कि घोड़ा अचानक कैसे गिर गया और सोचता है कि स्टेबल बॉयज कहाँ हैं। उसके हाथ में घोड़े का खून से सना लिवर है, जिससे पता चलता है कि उसने वो निकाल लिया था। वो सोचता है कि उसने बिना कोई निशान छोड़े वो ऑर्गन निकाल लिया, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि घोड़ा क्यों मरा।
वो महसूस करता है कि ये सारी बदकिस्मत असल में शाओ ताइहान की वजह से ही है। वो नतीजा निकालता है कि जियाओ ताइहान ही हर चीज की असली वजह है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में एका ने बताया था कि टाइगर पिट सेक्ट की तबाही शाओ क्लैन मैनोर के साथ पावर स्ट्रगल की वजह से हुई थी। उसे एहसास होता है कि शाओ ताइहान पर्दे के पीछे से उस लड़ाई को चला रहा था। वो मानता है कि एका ये सब जानती थी, फिर भी उसने ये बोझ उठाया। वो समझता है कि उसने अपनी खूबसूरती को एक श्राप की तरह देखा, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ। उसे वो पल याद आता है जब उसने आग से अपना चेहरा जला लिया था। अब जाकर वो उसकी वजह समझ पा रहा है और अपने खून से सने हाथ को भींचा है। तय करते हुए वो सोचता है कि अपने भाई का बदला लेने में अब हिचकिचाने की कोई वजह नहीं है। वो छतों के ऊपर से दौड़ता है और ऐलान करता है कि अब से उसका हमला शुरू होता है। ऊपर बैठकर वो शाओ ताइहान के एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने की कसम खाता है। अनहोई प्रोविंस के निमाता प्रांत में रात हो जाती है, जहां उसका नया टारगेट रहता है। जब वो रात की रौनक वाली सड़कों से गुजरता है, पीछे से लोगों की बातें और शराब खानों से आने वाली आवाजें सुनाई देती हैं, जहां कोई एक शराबी को जाने के लिए बोल रहा है। एक घरेलू झगड़े के पास से गुजरते हुए वो एक आदमी को अपनी बीवी को डांटते सुनता है, जबकि रोने की आवाजें रात में गूंज रही हैं। वो एक बंद बिल्डिंग के सामने रुकता है, जिस पर एक बड़ा काला क्रॉस लगा है। वो पुरानी दुकान उस निशान के बोझ तले खतरनाक ढंग से चरमरा रही है। वो नोट करता है कि इस जगह आए हुए उसे बहुत वक्त हो गया है। वो वर्कशॉप के अंदर कदम रखता है। अंदर मौजूद एक जख्म के निशान वाला ब्लैकस्मिथ पूछता है कि वो कौन है। हीरो जवाब देता है कि उसका नाम शूजी है। ब्लैकस्मिथ उस नाम को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और उसे जाने को बोलता है। शूजी आराम से बैठ जाता है और कहता है कि वो ये जानता है, मगर वो चाहता है कि वो आदमी उसके लिए एक हथौड़ा बनाए। ब्लैकस्मिथ मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो सीरियस है। शूजी हथौड़े के डायमेंशंस और शेप की एकदम सही जानकारी देता है। वो वजन की एक लिमिट भी बताता है, जिससे वो पुराना कारीगर हैरान हो जाता है। ब्लैकस्मिथ एतराज करता है कि इतना हल्का हथौड़ा कीले ठोंकने के काम नहीं आएगा। शूजी जवाब देता है कि उसका इरादा इससे कारपेंट्री करने का नहीं है। ब्लैकस्मिथ मजबूरी में पूछता है कि शूजी को और क्या चाहिए। शूजी एक खास लंबाई की क्रोकोडाइल लेदर की बाइंडिंग्स और एक सही वजन वाला फोर्जेड वेपन ऑर्डर करता है। ब्लैकस्मिथ पूछता है कि उसको तलवार, कुल्हाड़ी या स्पीयर चाहिए। शूजी जवाब देता है कि उसको एक स्पीयर चाहिए। ब्लैकस्मिथ एक मेटल बार को जोर से घुमाकर पत्थर तोड़ देते हुए उसका टेस्ट लेता है। फिर वो शूजी को अपनी सबसे बेहतरीन मौजूदा स्पीयर दिखाता है, मगर कहता है कि उसकी ब्लेड को धार लगाने में 1 दिन लगेगा। शूजी वेट करने के लिए मान जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई छोटे तीखे हथियार भी हैं। ब्लैकस्मिथ बड़े जोश में हाँ कहता है और एक क्रेट तोड़कर खोलता है। लोहे के कांटेदार स्पाइक्स का ढेर बाहर निकल आता है। शूजी उन्हें आयरन थॉर्न स्पाइक्स के रूप में पहचान लेता है और सारे खरीदने का फैसला करता है। जब डिलीवरी का पूछा जाता है तो शूजी कहता है कि वो खुद लेने आएगा। ब्लैकस्मिथ वार्निंग देता है कि इतना सामान बहुत महंगा होगा। शूजी बिना डरे कहता है कि वो जो चाहे कीमत मांग ले। ब्लैकस्मिथ खामोशी से उसे घूरता है। फिर वो बताता है कि 3 दिन पहले उसकी बेटी मर गई। शूजी खामोशी से उसकी दुख भरी बात सुनता है। वो दुखी पिता परेशानी में पूछता है कि क्या कोई रास्ता है उसको वापस लाने का। ये एहसास करते हुए कि शूजी जिंदा है और कोई भूत नहीं, वो थोड़ा शांत होता है और एक ठंडी सांस लेता है। सच्चाई को कबूल करते हुए वो शूजी से बदले में उन्हें मारने को कहता है जिन्होंने उसकी बेटी का कत्ल किया। शूजी पूछता है कि कौन सा ग्रुप जिम्मेदार है और ब्लैकस्मिथ ब्लैक दाओ सेक्ट का नाम लेता है। शूजी बड़े कैजुअल ढंग से टारगेट को पहचान लेता है। ब्लैकस्मिथ जल्दी से साफ करता है कि वहां 4 मेंबर्स हैं जिन्हें ब्लैक दाओ सेक्ट एलीट्स कहा जाता है और चाहता है कि शूजी इस बात को समझ ले। खूनी इरादे से घिरा हुआ शूजी कहता है कि उसको उनके नाम जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हें मार के ही दम लेगा। वो वहां से निकल जाता है, ग्रुप के हर सदस्य को कत्ल करने की कसम खाते हुए। वो दोबारा कहता है कि दुश्मनों के नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबको खत्म करने वाला है। जाते वक्त वो ब्लैकस्मिथ से पूछता है कि क्या उसके पास काम के कपड़े और जहर है। ब्लैकस्मिथ कड़वाहट के साथ हंसता है और कहता है कि एक ब्लैकस्मिथ ऐसी चीजें नहीं रखता। इसके बजाय वो शूजी को कुछ कपड़े और एक जार फेंकता है जो उसके पास था। शूजी उन्हें पकड़ लेता है और वो कपड़े और जार फर्श पर उसकी तरफ लुढ़कते हैं। वो जार में रखा एक पुराना भालू की खाल वाला कोट उठाता है और वो आदमी समझाता है कि ये खाल कभी उस शख्स की थी जिसने 74 लोगों को मारा था, और वो जार बताता है कि उसमें म्याओ ट्राइब का खतरनाक जहर है। वो जार के अंदर की चीज को चेक करता है। ये जानकर कि वो टॉक्सिन नकली है, वो ब्लैकस्मिथ को बताता है कि उसको उल्लू बनाया गया है, जिस बात का उस आदमी को पहले से ही शक था। शूजी तय करता है कि वो इसे फिर भी ले जाएगा, ये सोचते हुए कि भले ही ये असली म्याओ पॉइजन से कमजोर हो, मगर काम तो आएगा ही। वो कहता है कि वो कल अपना कस्टम हथियार लेने आएगा और निकलने लगता है। एक साइड डोर खोलते ही उसकी नज़र बड़े जानवरों की हड्डियों के ढेर पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये क्या है। ब्लैकस्मिथ बताता है कि वो इस टूल को ढोर डांगर को काटने के लिए इस्तेमाल करता था और सोचता है कि क्या इसमें कोई खराबी है।
शूजी को वो पसंद आ जाता है और वो उससे तब तक के लिए मांग लेता है जब तक उसकी ऑर्डर्ड वेपन तैयार नहीं हो जाती। वो उस हड्डी वाले टूल को लेकर बाहर निकल जाता है, जबकि ब्लैकस्मिथ खामोशी से उसे देखता रहता है। अकेला रह जाने पर ब्लैकस्मिथ बुदबुदाता है कि शूजी अजीब है और सोचता है कि कहीं वो सच में कोई भूत तो नहीं। फिर वो फैसला करता है कि शूजी इंसान हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसकी बेटी का बदला पूरा होता है। वो तय करता है कि बदले के लिए अगर उसकी अपनी जान भी चली जाए तो वो सस्ता सौदा है। खून के छींटे और भारी सांसें बता रही हैं कि उसने अपने थके हारे शरीर को हद से ज्यादा खींचा है। उसी रात गार्ड्स ब्लैक दाओ के मेन गेट पर खड़े पहरा दे रहे हैं। उन्हें अंधेरे में कुछ अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। वो देखते हैं कि शूजी काम वाले कपड़ों में सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक गार्ड उसको वार्निंग देता है कि एक जरूरी मीटिंग के दौरान अंदर आना मना है और उसके हाथ में जो बदबूदार चीज है उसकी शिकायत करता है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, शूजी अचानक एक गार्ड के पीछे जाहिर होता है और वार कर देता है। बाकी बचे हुए गार्ड्स उस तेजी से भरे खूनी हमले को देखकर दंग रह जाते हैं। डर के मारे वो देखते हैं कि शूजी लाल रंग की लपटों से घिरा हुआ है और उस भारी भरकम हड्डी को चला रहा है। जैसे ही और गार्ड्स उस पर झपटते हैं, उन्हें खौफ के साथ एहसास होता है कि वो उन्हें एक घोड़े की हड्डी से मार मार कर मौत के घाट उतार रहा है। शूजी चांदनी रोशनी में उस मेकशिफ्ट हथियार को टेस्ट करता है और तय करता है कि ये फिलहाल काम चला देगा। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उनके पलटवार ने बहुत से साथियों की जान ली थी, मगर इस बार वो किसी को भी भागने नहीं देना चाहता। उनके लीडर के भागने के रास्ते की यादों का इस्तेमाल करते हुए वो ब्लैक दाओ सेक्ट के हर एक मेंबर को मिटा देने की कसम खाता है। वो एक और गेट खोलता है, अपने पीछे अपाहिज लाशों और चीखों का एक रास्ता छोड़ते हुए। जब वो सेक्ट के और अंदर बढ़ता है तो रास्ते में हर तरफ लाशों का ढेर लगा होता है। वो एक और दुश्मन को आयरन स्पाइक से भेद देता है, जिससे एक और चीख निकलती है। खून और लाशों से भरी हॉल से गुजरते हुए शूजी बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता रहता है। अंदर उन सेक्ट एलिट्स में से एक को शोर सुनाई देता है और वो बाहर देखता है। सिर्फ एक लड़के को हाथ में खूनी हड्डी लिए देखकर एलिट्स पहले तो उसे कोई बच्चा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जो परेशानी खड़ी कर रहा है। एक शिकायत करता है कि उसकी नींद खराब हो गई। दूसरा बड़े आराम से कहता है कि सेक्ट लीडर मेहमानों के साथ बिजी हैं और वादा करता है कि इस घुसपैठिए से जल्दी ही निपटा जाएगा। शूजी उनकी ताकत को नापता है और उन्हें ब्लैक दाओ सेक्ट के 4 एलिट्स के रूप में पहचान लेता है। एक एलिट उस पर हमला करता है और उसे घमंडी बुलाता है। जैसे ही वो दरिंदा पास आता है, उसे अचानक एहसास होता है कि कुछ गलत है। शूजी का पलटवार उसे अपाहिज कर देता है, जिससे बाकी एलिट्स गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। एक और एलिट शॉक हो जाता है जब शूजी उसकी आंखों को निशाना बनाता है और वो अपनी अंधी आंखों के लिए चिल्लाने लगता है। वो आदमी लड़खड़ाता है जबकि शूजी लगातार हमला जारी रखता है। वो गंजा ब्लैक दाओ फाइटर जख्मी हीरो की तरफ लपकता है, जिसे लोग तेज तो कहते हैं मगर फिर भी दुश्मनों की गिनती ज्यादा है। हीरो अपना पैर जमाता है और एक अचानक काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। वो बचता है और घोड़े की हड्डी को एकदम करीब से हमला करने वाले के चेहरे पर दे मारता है। उस वार से वो आदमी दूर जा गिरता है और खून की बौछार हो जाती है, जिससे बाकी हमला करने वाले दंग रह जाते हैं। उस वार के बाद वो खून से सनी हड्डी हवा में तेजी से घूमती है। हीरो बिना डरे उस टपकती हुई हड्डी को दोबारा पकड़ लेता है। उस टक्कर से फर्श पर एक गड्ढा बन जाता है जो उसकी दरिंदगी भरी ताकत को दिखाता है। एक दुश्मन अपनी बर्बाद आंखों को पकड़कर गिर जाता है जब हीरो उसके पीछे लैंड करता है। हीरो बिना रहम दिखाए उस अंधे दुश्मन का सर फर्श पर तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। एक और गुंडा, जो आधा अपाहिज है मगर गुस्से में है, गालियां देता है और हीरो की तरफ उठने की कोशिश करता है। हीरो वादा करता है कि वो इस आदमी को भी वही दर्द देगा जो उसने दूसरों को दिया है और आगे बढ़ता है। वो एक इग्नोर करने वाली आवाज के साथ आगे लपकता है और दूरी खत्म कर देता है। हमला करते वक्त वो मजाक उड़ाता है कि कैसे वो बैंडिट बॉस, जिसने हमेशा दूसरों को लूटा, अब खुद लूटने पर दर्द महसूस कर रहा है। वो बॉस के सर पर एक बड़ा सिरेमिक जार तोड़ देता है, जिससे एक और चीख निकलती है। उस आदमी को कराहते और लड़खड़ाते देखकर हीरो कहता है कि ये हाल बहुत ही पैथेटिक है। एक डार्क शैतानी टोन में वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ सामान चुराने नहीं आया, बल्कि उनकी रूहें लेने आया है। हॉल में कहीं और एक और ब्लैक दाओ मेंबर का हाथ छेद दिया जाता है और वो चीखता है जब उसका सामना हीरो के साथी से होता है। ब्लैक दाओ का वो गंजा बुजुर्ग अंदर से पैनिक हो जाता है, हैरानी जताते हुए कि उनके सेक्ट में कोई भी इतनी दरिंदगी से नहीं लड़ता जितना ये जवान लड़का लड़ रहा है जो सिर्फ एक घोड़े की हड्डी चला रहा है। उस जवान को खूनी लाल ऑरा में लिपटा देखकर वो एल्डर डर के मारे नतीजा निकालता है कि ये एक मॉन्स्टर है। हीरो खून के तालाबों के बीच से आगे बढ़ता है, अपने पीछे खूनी कदमों के निशान छोड़ते हुए। गंजा एल्डर घबराहट में अपनी जीभ चटकाता है और पसीने में नहाए हुए अपनी तलवार पकड़ता है। हीरो की आंख एक खौफनाक पर्पल शैतानी एनर्जी से चमकती है। एल्डर की आंखें डर से फैट जाती हैं जब वो उस जबरदस्त प्रेसेंस को पहचान लेता है। वो चिल्लाता है जब हीरो का लाल हाथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। हीरो एक लंबी सांस छोड़ता है और शैतानी धुंध के बीच खुद को संभालता है। वो एल्डर के बीच बीच में एक तबाहकुन वार करता है, जिससे वो बिल्डिंग के आर पार निकल जाता है।
एल्डर दीवार तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जबकि हीरो सांस लेते हुए पास आता है। कांपते हुए एल्डर पूछता है कि ये हमला करने वाला कौन है और उसे किसने भेजा है। ठंडे चेहरे और लाल ऑरा के साथ हीरो जवाब देता है कि उसे उस ब्लैकस्मिथ ने भेजा है। शॉक्ड होकर एल्डर यकीन न करते हुए ब्लैकस्मिथ का नाम दोहराता है। हीरो के पैरों के पास शैतानी एनर्जी की लपटें उठती हैं और वो नोट करता है कि उसने ब्लैक दाव के चारों एलिट्स को पहले ही खत्म कर दिया है। वो आगे कहता है कि उन एलिट्स को मारना उस शॉपकीपर के लिए काफी पेमेंट होनी चाहिए जिसने उसे हायर किया था। सीन बदलकर ब्लैक दाव सेट के कंपाउंड पर चला जाता है, जहां लाल खूनी चांद चमक रहा है, जो उनकी किस्मत का इशारा है। एक और बिल्डिंग के अंदर कोई बड़े आराम से नोट करता है कि उन्होंने ब्लैक दाव को जो मिशन दिया था वो फेल हो गया है। लाल कपड़ों में एक आदमी बैठे हुए एल्डर को बताता है कि मास्टर और यंग मास्टर बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि ये फेल हुई स्कीम ब्लैक दाव को बैंडिट्स दिखाने और टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो को फंसाने के लिए थी। वो एल्डर को डांटता है कि अगर प्लान काम कर जाता तो उन्हें चुराया हुआ सामान और शाओ क्लैन का इनाम दोनों मिलते, मगर उसकी नालायकी ने सब बर्बाद कर दिया। वो एल्डर, जिसकी पहचान ब्लैक दाव सेक्ट लीडर गु युओ के रूप में होती है, पसीने में डूबा खामोश बैठा रहता है। वो दुख मनाता है कि एम्बुश फेल हो गया, आदमी मारे गए और अब उनके पास इविल अलायंस को ट्रिब्यूट देने के लिए पैसे नहीं हैं। किसी पैसा वसूल करने वाले शैतान के आने के डर से उसका चेहरा खौफ में सिकुड़ जाता है। जैसे ही वो उस खौफनाक एनफोर्सर के आने का तसव्वुर करता है, गु युओ को समझ आ जाता है कि सिचुएशन पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है। वो सोचता है कि उन्होंने टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो को कुचलने के लिए काफी आदमी भेजे थे, फिर भी पूरा ग्रुप साफ हो गया और कोई वापस नहीं आया, जिस वजह से उन्हें दुश्मन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। लाल कपड़ों वाला आदमी कहता है कि उन्हें शुरुआत से ही अपने 4 एलिट्स में से एक को भेजना चाहिए था और मानता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। गु युओ बहस करता है कि अगर उसको बताया गया होता कि टाइगर पिट सेट के गार्ड्स इतने ताकतवर हैं तो वो इस मुसीबत में ना फंसे होते। वो लाल कपड़ों वाला आदमी भड़क जाता है और टेबल पर हाथ मारते हुए पूछता है कि क्या एल्डर इस नाकामी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है। गु युओ वार्निंग देता है कि उसको एक बात साफ करनी होगी, मगर लाल कपड़ों वाला धमकी देता है कि अगर एल्डर दोबारा फेल हुआ तो ब्लैक दाव में हर कोई मारा जाएगा। गु युओ एक भारी सांस लेता है और डर कर मजबूरी में मान जाता है। वो लाल कपड़ों वाला समझाता है कि जब तक टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो का एस्कॉर्ट जॉब फेल नहीं होता तब तक टाइगर पिट सेट को कोने में नहीं धकेला जा सकता और यंग मास्टर का एक खास लड़की से शादी करने का प्लान आगे नहीं बढ़ सकता। गु युओ चिल्लाता है कि वो समझ गया है और उसे बार बार एक ही बात दोहराने से मना करता है। अचानक दोनों आदमी सेक्ट कंपाउंड के एंट्रेंस से आने वाली एक अजीब आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। गु युओ सोचता है कि गेट पर यह कैसा शोर है, जबकि उसके 4 एलिट्स वहां तैनात होने चाहिए थे। खतरे को महसूस करके दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और वो तन जाते हैं। बाहर के दरवाजों पर लाल रोशनी और बढ़ते हुए साए दिखते हैं, जैसे कोई पास आ रहा हो। चमकते लाल कागज के दरवाजों के पीछे हीरो का सिलुएट दिखता है। दरवाजे 4-4 करके खुल जाते हैं और उसके खून से सेन कदम अंदर पड़ते हैं। उसके पैरों के पास फर्श पर कई कटे हुए सर लुढ़कते हैं, जिससे पता चलता है कि चारों एलिट्स मारे जा चुके हैं। गु और वो लाल कपड़ों वाला आदमी उन भयानक इनामों को देखकर खौफ से घूरते रह जाते हैं। लाल कपड़ों वाला समझ जाता है कि ये उनके चारों एलिट्स के सर हैं और डर जाता है कि शायद किसी ताकतवर ऑर्थोडॉक्स मास्टर ने उन पर हमला किया है। हीरो खुद सामने आता है, खून में लथपथ और आंखें चमकती हुई। पैनिक होकर लाल कपड़ों वाला क्लेम करता है कि वो शाओ क्लैन से है और सिर्फ बातचीत करने आया है और जोर देता है कि उसका ब्लैक दाव से कोई लेना देना नहीं है। हीरो खामोशी से अपने दांत पीसता है, होठों पर खून लगा है और उसके इस बहाने से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। जब वो शाओ का आदमी घबराहट में ब्लैक दाव को खत्म करने में मदद करने की ऑफर देता है तो हीरो अचानक उसकी आंख में खून थूक देता है, जिससे वो दर्द में कराहने लगता है। वो जियाओ का बंदा गुस्से में पीछे हटता है और चिल्लाता है कि वो पहले ही बोल चुका है कि वो शाओ क्लैन से है। वो शैतानी खून उसकी आंख और छाती को जलाने लगता है और वो चिल्लाता है जब वो अंदर से उसको खाने लगता है। नरेशन समझाती है कि सुप्रीम डीमनिक आर्ट्स करने वालों को डीमन ब्रेकर्स कहा जाता है, जिनका खून मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक कातिल जहर होता है। हीरो नोट करता है कि भले ही उसका खून असली डीमन ब्रेकर जितना खतरनाक ना हो, मगर ये जख्म पर किसी तीखी मिर्च की तरह चुभता है। आधा अंधा होकर वो आदमी गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी तलवार घुमाता है। ये पूछता है कि हीरो को हुआ क्या है। हीरो बिना रहम के तेजी से उस खूनी हड्डी से लगातार वार करता है। लड़ाई देखते हुए गुओ सोचता है कि इस जवान के स्किल्स बेहतरीन हैं, मगर उसके 4 एलीट से थोड़े कम हैं। हालांकि उसमें कुछ और बात भी है। हीरो के हाथ में मौजूद है हड्डी के चारों तरफ लाल शैतानी लपटें लिपटने लगती हैं, जो उसके ऑरा को बढ़ा देती हैं। गु युओ और वो शाओ का आदमी यकीन न करते हुए घूरते हैं, ये महसूस करते हुए कि कुछ बहुत ही डरावनी चीज निकल रही है। एल्डर उस तकनीक को डीमैनिक आर्ट्स के रूप में पहचान लेता है और डर जाता है। वो शाओ का बंदा चिल्लाता है कि ये जवान ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि एक पागल शैतान है और दोबारा हमला करता है। हीरो चमकती आंखों के साथ आगे लपकता है और हमले का सामना करने के लिए तैयार होता है। वो एक ताकतवर अपवर्ड ब्लो से उस शाओ के बंदे को हवा में उछाल देता है।
वो आदमी डर के मारे चीखता है जब उसको एहसास होता है कि वो हीरो के सामने कुछ भी नहीं है। हीरो उसके धड़ के आर पार मुक्का मार देता है, उसे तुरंत खत्म करते हुए। उसकी आंखें सफ़ेद चमकती हैं जब वो खतरनाक वार के लिए डीमनिक पावर चैनल करता है। उसके पीछे एक विशाल लाल डीमन का साया दिखता है और वो उस शाओ के बंदे के टुकड़े टुकड़े करना जारी रखता है। फर्श पर खून का तालाब बन जाता है और वो आदमी बेजान होकर गिर जाता है। गुओ बड़े गंभीर ढंग से सोचता है कि डीमन यूजर्स ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों फैक्शन से ऊपर होते हैं और वो एक ऐसी बुराई है जिसे हर मार्शल आर्टिस्ट को मिटा देना चाहिए। वो डर जाता है कि ऐसा ही एक मॉन्स्टर उसके ब्लैक दाओ सेक्ट के अंदर आ गया है। उसे याद आता है कि नीचे लेवल के डीमन यूजर्स सिर्फ माइंडलेस कातिल होते हैं जो कत्ल के अलावा कुछ नहीं जानते जब तक वो ऊंचे रेल्म तक न पहुंच जाएं। जब हीरो उस शाओ के बंदे से लड़ रहा था तो गु युओ ने चुपके से भागने के लिए एक हिडन डोर खोल लिया। वो सोचता है कि वो भागकर ईविल अलायंस से कांटेक्ट कर सकता है या अगर वो ना हो सका तो मार्शल अलायंस से मदद मांग लेगा। जैसे ही वो दबे पांव निकलने वाला होता है, हीरो उसके पीछे जाहिर होता है और उसका नाम लेकर उसे चौंकता देता है। हीरो बड़े सुकून से बात करता है, ये इशारा देते हुए कि वो पहले मिल चुके हैं और ये वाकई गु युओ ही है। एल्डर दंग रह जाता है कि डीमनिक आर्ट्स इस्तेमाल करने के बावजूद ये जवान अभी भी होश में है, जो उसके हिसाब से नामुमकिन था। ये महसूस करके कि ये जवान असल में डीमनिक कल्टीवेशन का एक पीक स्टेज मास्टर है, गु युओ का डर और बढ़ जाता है। हीरो एक लंबी सांस छोड़ता है और अपनी डीमनिक ऑरा को दोबारा कंट्रोल में ले लेता है। गु युओ हैरानी से नोट करता है कि ये जवान शैतानी एनर्जी से बर्बाद होने के बजाय उसे कंट्रोल कर रहा है। डर के मारे गु युओ जमीन पर गिर जाता है और हीरो से जान की भीख मांगता है, कुछ भी करने का वादा करते हुए। वो बड़बड़ाने लगता है कि आज ईविल अलायंस को ट्रिब्यूट देने की डेडलाइन है और अगर कुछ गलत हुआ तो उसको मौत की सजा मिलेगी। गिड़गिड़ाता हुए वो आगे कहता है कि अगर ईविल अलायंस गुस्सा हुई तो हीरो को भी परेशानी हो सकती है। हीरो मन ही मन नोट करता है कि ये आदमी अंदाजे से ज्यादा समझदार है। वो गुओ को ऑर्डर देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो अपने मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह त्याग दे। उसके ऊपर खड़ा हीरो बड़े आराम से कहता है कि इनकार का मतलब मौत है। गुओ अपनी मुट्ठी भींचता है, ये सोचते हुए कि मार्शल आर्ट्स छोड़ना मरने के बराबर है और वो एक आखिरी जुआ खेलने का सोचता है। वो तय करता है कि कम से कम एक बार तो पलटवार करेगा और अपनी तलवार पकड़कर एक डेस्परेट हमला करता है। हीरो उसे एक बुज़दिल कहकर टाल देता है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और वो हड्डी उस पर जोर से घुमाता है। हीरो गुओ पर वार करता है जिससे खून निकलता है और वो पीछे हट जाता है। लड़खड़ाते हुए गुओ ऑरा से समझ जाता है कि ये जवान सच में पीक स्टेज पर नहीं है। ये सोचकर कि उसे उल्लू बनाया गया है, वो हीरो को एक सेकेंड रेट वॉरियर बुलाता है और कहता है कि उसे धोखा देना उसकी बहुत बड़ी हिम्मत थी। हीरो उसका मजाक उड़ाता है और गु युओ को एक जोकर बुलाता है। शैतानी सायों के बीच एक डार्क मुस्कान के साथ हीरो कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग असल में उसके काम को और आसान बना देती है और ऐलान करता है कि अब ब्लैक दाओ को साफ करने का वक्त आ गया है। गु युओ दोबारा हमला करता है मगर हीरो उसकी ऑरा को नोट करता है और दोहराता है कि वो कोई एक्सटेसी टाइप आर्ट्स का मास्टर नहीं है। गु युओ जिसके सर से खून बह रहा है उस सपोजिडली सेकेंड रेट स्वॉर्ड्समैन को कोसता है जिसने उसे धोखा देने की हिम्मत की। हीरो की वो जुनूनी और पागल कर देने वाली नजर देखकर गु युओ को अचानक अपने अंदाजे पर शक होने लगता है। चक्कर खाते हुए और खून बहते हुए गुओ सोचता है कि क्या हीरो ने उसके साथ कुछ चालाकी की। हीरो उसको थैंक्स बोलता है कि उसने उसके लेवल को लेकर गलतफहमी पाली, क्योंकि एल्डर को हराना नॉर्मली थोड़ा मुश्किल होता, मगर उसने हीरो को कमजोर समझकर काम आसान कर दिया। जब वो डीमनिक बोन गु युओ के चारों तरफ घूमती है तो एल्डर उस लाल एनर्जी में खिंचा चला जाता है। वो पागल की तरह हंसता है और कसम खाता है कि वो दोनों साथ मरेंगे। एक आखिरी दहाड़ के साथ गु युओ एक सुसाइडल चार्ज करता है और अपनी पूरी ताकत हीरो पर झोंक देता है। हीरो इस हमले का सामना सीधे ढंग से करता है और अपनी हड्डी वाले हथियार से उस ब्लू स्वॉर्ड ऑरा को रोक देता है। वो पलटवार करता है और गुओ पर एक जबरदस्त वार करता है जिससे वो चीख उठता है। गु युओ परेशानी में गालियां देना और अपनी तलवार घुमाना जारी रखता है। हीरो हवा में एक्रोबैटिक तरीके से उछलकर उसकी तरफ बढ़ता है, हथियार उठाए हुए। गु युओ इस अनजान मूव को देखकर दंग रह जाता है और हमले को समझ नहीं पाता। उसको एहसास होता है कि ये जवान एक डिसिप्लिन्ड असैसिन की तरह मूव कर रहा है, जिसकी टेक्निक्स हमेशा कातिलवार ढूंढती हैं। गु युओ को वो खून से लथपथ जवान जंग के मैदान के लिए पैदा हुआ एक शैतान लगता है। हीरो का अगला वार गुओ के शरीर पर एक बड़ा वर्टिकल जख्म कर देता है। फिर वो लीडर को फर्श पर एक आखिरी हड्डी तोड़ वार से पटक देता है। दोनों मलबे के बीच पड़े हैं, मगर सिर्फ गु युओ ही कमजोरी से तड़प रहा है, जबकि हीरो खड़ा हो जाता है। जब गुओ कराहता है, हीरो खून से सने पन्ना झटक देता है और नफरत से स्नॉट करता है। वो गुओ के जुर्म गिनाता है, औरतों को किडनैप करना, उन्हें कोठे पर बेचना, परिवारों को धमकाना और टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो से भारी कर्जा लेना। गु युओ सिसकते हुए उस महान वॉरियर से माफी मांगता है और वादा करता है कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। एक जलती हुई मशाल पकड़े हुए हीरो ठंडक से पूछता है कि कितने ही लोगों ने गुओ के सामने इसी तरह अपनी जान की भीख मांगी होगी।
वो और जोर देकर पूछता है कि कितने लोग उससे वैसे ही गिड़गिड़ाए होंगे जैसे गू यू अभी कर रहा है। गू यू रोता है और फिर से माफी मांगता है, उस जलती हुई मशाल के सामने कांपते हुए। आग में घिरा हुआ वो चिल्लाता है कि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। हीरो कहता है कि उसे इस तरह मारने से कम टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो का अपने खोए हुए साथियों के लिए दुख थोड़ा कम होगा। ब्यूरो का नाम सुनते ही गुओ को अचानक समझ आता है कि शायद ये जवान ही उनकी सारी मुसीबतों की जड़ है। खून और आग में नहाया हुआ ये हीरो ही ब्लैक दाओ की तबाही की वजह बनता है। उसके मुक्के से खून टपक रहा है, जबकि गू युओ का जलता हुआ शरीर बिखरे हुए जलते डॉक्यूमेंट्स के बीच गिर जाता है। हीरो के पीछे शैतानी लाल लपटें गरज रही हैं जब वो ब्लैक दाओ की एस्टेट को आग में जलते हुए देखता है। उस आग के बीच खड़ा वो भारी सांसें ले रहा है, अभी भी उस खूनी ऑरा में लिपटा हुआ। वो नोट करता है कि ये जला हुआ मुर्दा वाकई ब्लैक दाओ का लीडर गू युओ ही है। मुस्कुराते हुए हीरो सोचता है कि इस मरे हुए लीडर का सर शायद अच्छी कीमत दिलवा सकता है। जब वो जलती हुई एस्टेट से बाहर निकलता है, बाहर मौजूद चेले अपने मास्टर को बचने के लिए चिल्लाते हैं और एग्जिट की तरफ भागते हैं। हीरो दरवाजे से बाहर निकलता है, जिससे बाहर खड़े लोग नोटिस करते हैं कि कोई बाहर आ रहा है। ब्लैक दाओ के बचे हुए लोग सिर्फ एक खून से सेन अनजान बंदे को देखकर पूछते हैं कि वो कौन है और तुरंत उसे मारने का फैसला करते हैं। हीरो एक ठंडी सांस लेता है, हड्डी को अपने कंधे पर रखता है और कहता है कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। सीन दिन के वक्त बदल जाता है, जहां एक बिजी सेक्ट कंपाउंड में लोग बड़े मजे से गॉसिप कर रहे हैं। डिसिपल्स एक अफवाह शेयर करते हैं जो उन्होंने ब्लैक दाओ के एक पुराने नौकर से सुनी थी। वो कहते हैं कि कल रात ब्लैक दाओ पूरी तरह साफ हो गया और उनकी एस्टेट जलकर राख हो गई, जिसे सब मानते हैं कि उनके साथ सही हुआ। एक आदमी आगे बताता है कि टाइगर पिट सेक्ट ने भी ब्लैक दाओ की वजह से बहुत कुछ झेला था। वो समझाता है कि ब्लैक दाओ ने टाइगर पिट के सारे कर्जे खरीद लिए थे और उन्हें लगातार परेशान करते थे, मगर अब ब्लैक दाओ के खत्म होने से वो कर्जे खत्म हो गए हैं और टाइगर पिट को फायदा हुआ है। बाकी लोग उस अनजान वॉरियर की तारीफ करते हैं जिसने ब्लैक दाओ को मिटा दिया और उसे अनहुई प्रोविंस का हीरो बुलाते हैं। वही तगड़ा डिसिपल बाद में एक स्टेबल में घुसता है और एक नए रंगरूट पर चिल्लाता है कि घोड़े की लीद साफ करना खत्म करे। वो रंगरूट असल में हमारा हीरो ही है, जो साधारण कपड़ों में है। वो खामोशी से उस चिल्लाने वाले सीनियर को देखता है। सीनियर उसके एक्सप्रेशन पे चिढ़ जाता है और पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और क्या वो पंगा लेना चाहता है। इस सिचुएशन से परेशान होकर हीरो सोचता है कि क्या वो अपना गोल्ड टोकन दिखाकर मामला खत्म कर दे, मगर वो टोकन इस्तेमाल ना करने का फैसला करता है क्योंकि वो तब तक लो प्रोफाइल रहना चाहता है जब तक शाओ क्लैन के साथ उसका झगड़ा खत्म नहीं हो जाता। जब एक वर्कर गुस्से में उसे पकड़ता है, तभी पीछे से कोई उन दोनों को सुनने के लिए चिल्लाता है। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर वर्कर मुड़ता है और देखता है कि कौन बोल रहा है। एक औरत पास आती है और उनसे कहती है कि नए रंगरूट को परेशान न करें। हीरो उस औरत को देखकर दंग रह जाता है। वो कहती है कि वो उनके तौर तरीके ज्यादा नहीं जानती, मगर नए लोगों के साथ थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। वो बड़े प्यार से उस बुली से पूछती है कि क्या वो राजी है। उसकी ये नरमी हीरो को उसकी पुरानी यादों वाली एक औरत की याद दिलाती है। घबराया हुआ वर्कर हकलाता है कि ये लड़का कभी उसकी बात नहीं सुनता। वो औरत कहती है कि हीरो अब भी बच्चा है और इस काम में नया है, इसलिए सब्र से काम लें, भले ही वो कोई भटकता हुआ मुसाफिर लगे। वो लेक्चर देती है कि हर मुलाकात किस्मत होती है और हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं। फ्लैशबैक में दो साथी पीछे से पीछे लड़ते हैं, जबकि वो कहती है कि ऐसी इत्तेफाक वाली मुलाकातें परिवार बनने का रास्ता हो सकती हैं। वो और वो वर्कर दोनों मन में शक करते हैं कि क्या वो इस लड़के से दोबारा मिलेंगे या कभी अनहुई से बाहर जाएंगे। जब वो नए बंदे से कंफर्म करती है कि वही नया है, तो हीरो अंदर से शॉक हो जाता है। वो बड़े प्यार से वादा करती है कि अगर कोई उसे परेशान करे तो वो उसे आकर बताए। हीरो उसे बड़े भावुक होकर देखता है और उसे अपने पास्ट की एक शख्सियत से कंपेयर करता है। वो सोचता है कि उसका चेहरा और आवाज अलग है, मगर उसमें कुछ तो है जो बिल्कुल वैसा ही है। उसे आओ की वही साफ आंखों वाली मुस्कान याद आती है। वो अपने दिल में नतीजा निकालता है कि आओ बिल्कुल नहीं बदली है। वो सीधा उस औरत से बात करना शुरू करता है। उसके पुराने शब्दों को दोहराते हुए वो उससे कहता है कि अगर उसे कोई परेशान करे तो वो उसके पास आए। वो औरत और आसपास के लोग दंग रह जाते हैं कि वो एक जवान लेडी से इतनी बेबाकी से बात कर रहा है। वो मुस्कुराती है और उसकी प्रोटेक्शन की ऑफर मान लेती है। हीरो भी पलटकर मुस्कुराता है और वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। यूएस रात कंपाउंड में अंधेरे आसमान के नीचे सब कुछ शांत है। कोई दबे पांव एक घास के बिस्तर के पास आता है। वो बिस्तर के नीचे छुपाए गए हथियार और सामान निकालता है। वो कांटेदार स्पाइक से भरी एक थैली बांधता है। वो तैयारी में अपनी बेल्ट पर और भी इक्विपमेंट फास्ट करता है। अपनी स्पीयर पकड़ते हुए वो सोचता है कि उसने एस्कॉर्ट वॉरियर्स और शॉपकीपर का बदला ले लिया है। चोगा पहने और हथियारों से लैस वो रात में निकल पड़ता है। वो तय करता है कि अब से उसका रास्ता साफ है। छतों से गुजरते हुए वो ऐलान करता है कि अब अपने भाई आओ के कातिल का शिकार करने का वक्त आ गया है। सीन रात के वक्त अनहुई प्रोविंस में बदल जाता है, जहां चमकती हुई रोशनी वाला शहर दिखता है। टारगेट शाओ क्लैन मैनोर बताया जाता है।
वो बाहर की दीवार फांदकर अंदर जाता है, जबकि गार्ड्स को खबर तक नहीं होती। रोशनी की एक चमक और तेजी के साथ वो कंपाउंड के अंदर लैंड करता है। एक पेट्रोलिंग गार्ड को अचानक अपने आसपास हवा का एक तेज झोंका महसूस होता है और वो चौंक जाता है। इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाता, असैसिन उसके पीछे जाहिर होता है और वार कर देता है। गार्ड मरा हुआ नीचे गिरता है और फर्श पर खून फैलने लगता है। उसने उसकी लाश को घसीटकर दूर कर दिया, जिसके पीछे खून का एक लंबा निशान बन गया। एक दूसरा गार्ड वहां से गुजरता है और वो खूनी निशान और एक कटा हुआ हाथ देखकर ठिठक जाता है। हीरो, जो अब जियाओ गार्ड के कपड़ों में है, कॉरिडोर में उस छुपाई हुई लाश के पास से निकल जाता है। दो नौकरानियां आपस में गॉसिप कर रही हैं कि कल रात ब्लैक दाओ सेक्ट की तबाही के बाद सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, ये सोचते हुए कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि डिस्गाइज्ड असैसिन उनके पास से निकल रहा है। हीरो खामोशी से हालत का जायजा लेता है। कहीं और वरांडा पर दो गार्ड्स को कुछ अजीब लगता है, जबकि असैसिन अंधेरे से उन्हें देख रहा है। वो एक छोटा हथियार फेंकता है जो रोशनी की लकीर बनता हुआ निकलता है। बाहर कई प्रोजेक्टाइल जमीन से टकराते हुए बाहर के पहरेदारों की तरफ बढ़ते हैं। एक गार्ड चिल्लाता है जब एक कैल्ट्रॉप उसके पैर में धंस जाता है। वो दर्द में पीछे हटता है और देखता है कि जमीन अचानक लोहे के कांटों से भर गई है। जब वो कांटों के बारे में चिल्लाता है, असैसिन तेजी से आकर उसे ढेर कर देता है। गार्ड का शरीर दीवार से टकराता है और खून की बौछार हो जाती है। एक और पहरेदार शोर सुनकर मुड़ता है। अभी भी उसने हाथ में खाना पकड़ा है। जहर चावल पर फैलने लगता है जब वो अपने साथी पर चिल्लाता है कि वो बस वहां बैठा है और ढंग से न खाने की शिकायत करता है। वो नशे में धुत आदमी खामोश पड़ा रहता है और गुस्से में अपना खाना चबाता है। गार्ड उस बंदे को कोसता है जो इसका जिम्मेदार है। वो गुस्से में बैठे हुए आदमी के पास जाता है और उसे जवाब देने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, ऊपर से खून की बूंदें फर्श पर टपकने लगती हैं। ऊपर से गिरते खून को हैरानी से देखते हुए उसे समझ आता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। वो जहर वाला गार्ड मरा हुआ गिर जाता है, जिससे पास खड़े लोग पैनिक हो जाते हैं। शियाओ गार्ड्स को एहसास होता है कि खाने में जहर था और वो चिल्लाते हैं कि गेट्स बंद करो और किचन स्टाफ को पकड़ो। छत से जहर का जार लिए हुए हीरो उन्हें गेट बंद करने का ऑर्डर देते हुए सुनता है ताकि कोई भाग न सके। अपने खास हथियारों और जहर के टूल्स को चेक करते हुए वो मरे हुए शॉपकीपर की कारीगरी की तारीफ करता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सामान सही काम कर रहा है, तो वो शियाओ क्लैन से ढंग से मिलने की तैयारी करता है। वो कसम खाता है कि आज रात शियाओ क्लैन का नाम मिटा दिया जाएगा। मैनोर के अंदर बड़बड़ाते हुए गार्ड्स ब्लैक दाओ इंसिडेंट के बाद की टाइट सिक्योरिटी और हर फ्लोर पर पहरे की जरूरत पर सवाल उठाते हैं। अचानक सामने के दरवाजे एक हमले से टूटकर बिखर जाते हैं। गार्ड्स हैरानी से उस शोर की तरफ मुड़ते हैं। असैसिन हाथ में स्पीयर लिए ऊपर से नीचे कूदता है और वो खतरे का अलार्म बजाने लगते हैं। मलबा उड़ने लगता है और वो घुसपैठिए के बारे में चिल्लाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि उन पर किसने वार किया। ये एहसास करते ही कि वो एक असैसिन है, वो उसे घेरने के लिए लपकते हैं, जबकि वो स्पीयर लेकर उन पर टूट पड़ता है। एक दूसरे कमरे में कई गार्ड्स उसके अचानक हमले से तुरंत मारे जाते हैं। ऊपर बाकी गार्ड सोचते हैं कि क्या नीचे से कुछ शोर आया, जबकि असैसिन खूनी कदमों के निशान छोड़ते हुए उनकी तरफ ऊपर चढ़ रहा है। सीढ़ियों पर एक गार्ड उससे चौथी फ्लोर पर हुए शोर के बारे में पूछता है। एक गुस्से वाला सीनियर गार्ड आता है और उन्हें चुप रहने को कहता है क्योंकि मास्टर सो रहे हैं, और बाकियों को शांत रहने का ऑर्डर देता है। असैसिन सामने आता है और सवाल करता है कि ये आदमी तलवार की जगह स्पीयर क्यों चला रहा है। वो फर्श को जोर से ठोंकता है और खुद को आगे लॉन्च करता है। उस शॉकवेव से एक गार्ड उड़कर दूर गिरता है और दूसरा भेद जाता है जो दर्द से चिल्लाता है। और गार्ड्स दुश्मन के हमले और असैसिन के बारे में चिल्लाते हैं जब कॉरिडोर में खून के छींटे उड़ते हैं। असैसिन की खूनी पकड़ स्पीयर पर और मजबूत हो जाती है जब वो हमला जारी रखता है। वो दुश्मनों के बीच तेजी से मूव करने के लिए क्लोज क्वार्टर्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। एक ही घुमाते हुए वार में कई गार्ड्स मारे जाते हैं। लाशों और खून के बीच खड़े असैसिन को पकड़ने के लिए और लोग चिल्लाते हैं। दो और गार्ड्स उस पर लपकते हैं और बैकअप न मिलने पर गालियां देते हैं। मैनोर में कहीं और पैनिक में गार्ड्स यहां वहां भागते हैं और अलार्म बजाते हैं। कुछ लोग उन कैल्ट्रॉप ट्रैप्स में फंस जाते हैं जो उसने पहले लगाए थे और अपने पैरों के लिए चिल्लाते हैं, हैरान कि उसने ये कब सेट किए। असैसिन अपनी दरिंदगी भरी किलिंग जारी रखता है। एक गार्ड चिल्लाता है जब वो एक और भारी वार से ढेर हो जाता है। असैसिन खून से सने फर्श पर चलता है, लाशों और बिखरे कांटों के पास से गुजरता है। खामोशी और लाशों के बीच वो नोट करता है कि ये जगह कितनी शोर शराबे वाली थी। एक ताकतवर आवाज सुनकर, जिसमें खौफनाक इंटरनल एनर्जी है, उसे समझ आता है कि बोलने वाले की ताकत गुओ से कहीं ज्यादा है। शियाओ क्लैन का लॉर्ड शियाओ यूसर फाइनली घुसपैठिए का सामना करने बाहर आता है। शियाओ यूसर बड़े आराम से आगे बढ़ता है, उसका हाथ अपनी तलवार पर है। वो घुसपैठिए को ताना मारता है कि बिन बुलाए मेहमानों को भी थोड़ी तमीज दिखानी चाहिए। हीरो सोचता है कि यही वो आदमी है जिसने बेशुमार लोगों का कत्ल किया और आइकू को दुख की जिंदगी में धकेला। शियाओ यूसर ठंडक से पूछता है कि वो इस वक्त क्यों आया है।
और हीरो उसे शियाओ क्लैन लॉर्ड के रूप में पहचान लेता है। हीरो खुद से दोहराता है कि यही वो आदमी है जिसने इतनी मासूम जिंदगियां बर्बाद की और आइकू को नरक में फेंका। शियाओ फिर से पूछता है कि उसे इस वक्त क्या काम है। हीरो शियाओ यूसर की पहचान उसके मुंह पर कंफर्म करता है। शियाओ यूसर उस बदतमीज जवान को अपनी जुबान संभालने की वार्निंग देता है और पूछता है कि वो कहां से आया है। असैसिन की अजीब ऑरा को महसूस करके जियाओ अंदाजा लगाता है कि वो किसी बदनाम सेक्ट से हो सकता है। हीरो जियाओ की अजीब मगर फोकस्ड की को एनालाइज करता है और समझ जाता है कि आगे की लड़ाई मुश्किल होगी। फिर वो अपना रिश्ता टाइगर पिट सेक्ट से बताता है। शियाओ हैरान होता है, उसे शक है कि टाइगर पिट का कोई मास्टर इतने खतरनाक जवान को तैयार कर सकता है। वो पूछता है कि असैसिन का टाइगर पिट सेक्ट से क्या रिश्ता है, और हीरो जवाब देता है कि वो बस एक गेस्ट है। शियाओ उसे एक असली डिसाइपल के बजाय एक मामूली नौकर या स्टेबल हैंड बोलकर टाल देता है। मुस्कुराते हुए शियाओ कहता है कि ये अनजान बंदा कुछ बता नहीं रहा, मगर फर्क नहीं पड़ता वो कहां से है। पर्पल ची के बीच अपनी तलवार निकालते हुए शियाओ ऐलान करता है कि जवान एक शेर की गुफा में आ गया है और उसे बिना किसी फॉर्मेलिटीज के मार देना चाहिए। वो एक तबाहकुन तलवार का वार करता है और पूछता है कि क्या जवान राजी है। हीरो को शियाओ यूसर से मिलकर अजीब लगता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में शियाओ सुकून से मरा था। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में शियाओ ने अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजारी थी, जबकि आका ने दुख झेला था। वो सोचता है कि आका को अपना गम बिना बदला लिए निकालना पड़ा था। कसम खाते हुए कि ये जिंदगी अलग होगी, वो यहीं और अभी आका का बदला लेने का फैसला करता है। जैसे ही वो भिड़ते हैं, स्पीयर और तलवार एक चमकती हुई टक्कर में मिलते हैं और असली लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके हथियार एक धमाके जैसी ताकत से टकराते हैं। जियाओ उस वार के पीछे की ताकत देखकर दंग रह जाता है। असैसिन एक और गुस्से भरे चार्ज के साथ आगे बढ़ता है। जब जियाओ काउंटर करता है तो उसके पैरों की धमक फर्श पर सुनाई देती है, क्योंकि वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। शियाओ पूछता है कि क्या जवान कोई जादूगरी इस्तेमाल कर रहा है। उसकी टेक्निक से उलझन में होकर वो और ज्यादा शॉक हो जाता है जब वो महसूस करता है कि शियाओ क्लैन की अपनी ही इंटरनल आर्ट उस असैसिन से बहते देख वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देना शुरू करता है। अपने चारों तरफ डरावनी लाल आत्माओं से घिरा हुआ वो शियाओ से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों सोचा। मन ही मन ये नोट करते हुए कि उसका स्पिरिट लेवल अब राइवल के बराबर है, वो नतीजा निकालता है कि उनके बीच का असली फर्क उसकी एक पूरी जिंदगी का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है। जियाओ दहाड़ता है और एक और ताकतवर पर्पल स्वॉर्ड वेव छोड़ता है। असैसिन उसका जवाब अपनी एक घुमावदार स्पीयर टेक्निक से देता है। खून से लथपथ मगर बिना रुके वो एक फॉलो अप अटैक के लिए तेजी से अंदर घुसता है। जियाओ उसे ब्लॉक करता है और क्रिटिक करता है कि मूव तो ठीक है, मगर उसे हराने के लिए काफी नहीं है। उनकी टक्कर से पूरे कमरे में शॉक वेव्स फैल जाती हैं, जिससे बीम्स तक टूटने लगती हैं। जियाओ शेख ही मारता है कि सिर्फ ऐसी टैक्टिक्स उसे नीचे नहीं गिरा सकती, और वो जख्मी असैसिन की तरफ लपकता है। जाओ सोचता है कि अब ये जवान क्या करेगा, ये सोचते हुए कि अगर उसकी आंख पर एपीआई के ब्लास्ट से चोट लग गई तो वो अपाहिज हो जाएगा। हीरो पूरी तरह फोकस करता है जब गोल्डन प्रोजेक्टाइल्स उसकी तरफ तेजी से आते हैं। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है और एकदम एक्सट्रीम स्पीड पर रिएक्ट करता है। अगली भिड़ंत में दोनों फाइटर्स को चोट लगती है और वो दर्द में चिल्लाते हैं। असैसिन दर्द के बावजूद अपने दांत पीसता है। उसके चेहरे पर खून है। जियाओ का खून एक भारी वार की वजह से फर्श पर टपकता है। वो कबूल करता है कि ये जवान अंदाजे से ज्यादा खतरनाक है और उसका सर लगभग धड़ से अलग ही होने वाला था। जियाओ पॉइंट आउट करता है कि असैसिन भी बुरी तरह जख्मी है, लगभग उसका पेट ही फट गया है। हीरो अपनी जीभ चपकाता है, ये जज करते हुए कि शियाओ के बड़े और एक्सपीरियंस्ड अटैक्स की वजह से कोई विनिंग ओपनिंग ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वो अपनी टैक्टिक बदलता है और बहुत तेजी से शियाओ की तरफ कुछ फेंकता है। शियाओ उस प्रोजेक्टाइल को हटा देता है और हैरानी से नोट करता है कि ये जवान दूर से भी लड़ सकता है। एक भारी खून से सनी चीज जियाओ के सर पर जोर से गिरती है, जब वो जवान की हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। जियाओ मानता है कि अब वो वाकई क्यूरियस है कि किस अजीब मास्टर ने इस जवान को तैयार किया है, और अगर वो सरेंडर कर दे तो उसे अपना सबॉर्डिनेट बनाने की ऑफर देता है। हीरो इस चाल को समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि शियाओ सिर्फ बातों का इस्तेमाल करके अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा है। शियाओ जमीन पर पैर पटकता है और एक और ताकतवर टेक्निक शुरू करता है। फर्श को कांपते देख असैसिन चौकन्ना हो जाता है। एक विशाल तलवार की धार उसकी तरफ बढ़ती है और वो चिढ़कर अपनी जीभ चपकाते हुए खुद को संभालता है। दूसरी तरफ वो एक जियाओ फाइटर को अपनी स्पीयर से फर्श पर बुरी तरह दबा देता है। अपनी चोटों के बावजूद लड़ते हुए वो अपनी हालत को जोर से कोसता है। जियाओ ऐलान करता है कि ये लड़ाई उसके अगले वार के साथ खत्म हो जाएगी। तलवार असैसिन के पेट के आर पार निकल जाती है और जख्म से खून का फवारा फूट पड़ता है। जियाओ देखता है कि भेद जाने के बावजूद ये जवान चिल्लाया तक नहीं और मजबूरी में उसके जिगरे की तारीफ करता है। वो जख्मी पुराना मास्टर अपने लाडले बेटे का मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि उस बच्चे को तो एक मामूली खरोंच पर भी इतनी केयर मिलती थी। वो समझाता है कि उसने उस बेटे के लिए एक ताकतवर बीवी ढूंढी थी। मानता है कि शायद वो जल्द ही मर जाए और अपने पोते को देखने की तमन्ना करता है। वो जवान वॉरियर अचानक पुराने मास्टर की तलवार वार के बीच में ही पकड़ लेता है, जिससे वो शॉक हो जाता है।
भारी ब्लीडिंग के बावजूद जवान ठंडक से पुराने मास्टर की बातों को दोहराता है कि उसकी जिंदगी कितनी बची है इसका कुछ पता नहीं। पुराना मास्टर पैनिक कर जाता है जब उसकी तलवार हिलती नहीं और उसे एहसास होता है कि जवान की ये पकड़ नामुमकिन होनी चाहिए थी। वो लड़के की ताकत और इस नामुमकिन बात को देखकर दंग रह जाता है। उसे समझ आता है कि जवान ने अपनी पसलियों का इस्तेमाल करके ब्लेड को फंसा लिया है और उसे पागलपन भरी लापरवाही बुलाता है। वो अंदाजा लगाता है कि लड़के ने पहले एक झूठी ओपनिंग दिखाई थी ताकि उसे उसी जगह हमला करने के लिए लालच दे सके। पुराना मास्टर डर के मारे घूरता है, पसीना टपक रहा है क्योंकि अब बाजी पलट गई है। जवान ऐलान करता है कि वो जवाब देगा कि पुराने मास्टर के पास कितना वक्त बचा है। लाल खूनी ऑरा से घिरा हुआ जवान शियाओ यूसर का नाम लेता है। पुराना मास्टर जवान की उस जबरदस्त किलिंग इंटेंट में डूब जाता है। उस कातिलाना दबाव से कुचला हुआ पुराना मास्टर कांपता है और यकीन न करते हुए सांसें भरता है। भागने की एक अनजान तड़प महसूस करते हुए उसे खौफ के साथ एहसास होता है कि वो डर रहा है। हीरो शियाओ यूसर का नाम दोहराते हुए धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़ता है, जबकि एक और देखने वाला गालियां देते हुए अपनी जीभ चपकाता है। पुराना मास्टर दूरी बनाने के लिए जवान के शरीर से तलवार खींचने की कोशिश करता है। जवान की वो मर्डरस ऑरा एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेती है जब वो बार बार शियाओ योशिर का नाम पुकारता है। उस शैतान जैसे जवान और दरिंदे का खौफनाक मंजर जारी रहता है जबकि शियाओ योशिर का नाम गूंज रहा है। शियाओ यूसर तड़पता है और कराहता है क्योंकि वो किलिंग इंटेंट उसे कुचल रही है। चिल्लाते हुए शियाओ योशिर उस लाल डेमोनिक फोर्स द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। वो ऑरा उसे निगलती जाती है और उसका दम घुटने लगता है और वो तड़पता है। लड़का अपनी स्पीयर शियाओ यूसर की छाती के आर पार निकाल देता है। शियाओ यूसर खून की उल्टी करता है। उसे एहसास होता है कि पहला डरावना सपना सिर्फ किलिंग इंटेंट का एक धोखा था और वो हैरान होता है कि एक मामूली लड़के में ऐसी ऑरा कैसे हो सकती है। जवान जवाब में सिर्फ एक खूनी मुस्कान देता है। अपनी स्पीयर को मजबूती से पकड़ते हुए जवान शियाओ यूसर से कहता है कि भले ही उस बूढ़े ने बहुत बार लड़ाइयां लड़ी हों, मगर वो लड़ाइयां सिर्फ फॉर्मल ड्यूल्स थीं, उस असली मौत और जिंदगी वाली जंग जैसी नहीं जिसका वो आदी है। और वो शियाओ यूसर को दोबारा भेद देता है जिससे वो चीख उठता है। वो उस जंग को याद करता है जहां एक मामूली पैदल सिपाही होने के नाते उसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए कत्लेआम किया था। उस नरक के मुकाबले वो इस लड़ाई को बच्चों का खेल बुलाता है जब वो शियाओ यूसर पर कट मारता है। जवान पीछे हट जाता है, स्पीयर को उस खूनी फर्श पर छोड़ते हुए। वो गिरे हुए शियाओ यूसर के ऊपर खड़ा होता है जो पास ही दर्द में कराह रहा है। मरते हुए शियाओ योशिर जवान से गिड़गिड़ाता है कि सिर्फ उसके बेटे की जान बख्श दे। शियाओ योशिर के सर के ऊपर हथौड़ा उठा होता है। जवान ठंडक से उस दरख्वास्त को नामुमकिन बोलकर ठुकरा देता है। एक कुचल देने वाले वार के साथ फर्श पर खून के छींटे उड़ते हैं। शियाओ योशिर की बिना सर वाली लाश जलती है और खून टपकता है, जबकि जवान सोचता है। वो नतीजा निकालता है कि शियाओ यूसर कभी अपने पोते का चेहरा नहीं देख पाएगा। हीरो के चारों तरफ डार्क एनर्जी घूमने लगती है क्योंकि वो पहले खुद को हील करने का फैसला करता है। वो लाल ऑरा मैनोर के अंदर उसकी राह दिखाती है, एक खास खुशबू का पीछा करते हुए। उस खुशबू के पीछे चलते हुए वो अपने खूनी हथौड़े के साथ आगे बढ़ता है, जबकि ड्रैगन जैसी एनर्जी फर्श पर सांप की तरह रेंगती है। उसका ध्यान स्टोरेज रूम में एक टेबल पर टिक जाता है। जैसे ही ऑरा पास में घूमती है, वो उसे एक बड़े मटके की तरफ इशारा करती है जहां उसे समझ आता है कि उसकी मनचाही चीज छुपी है। मटका तोड़ने पर शियाओ योशिर का डर से सिकुड़ा हुआ बेटा बाहर निकलता है, जिसे जवान मजाक में यंग मास्टर कहकर ग्रीट करता है। डरा हुआ बेटा पीछे लड़खड़ाता है, मदद के लिए चिल्लाता है और जवान से पास न आने की भीख मांगता है। जवान सोचता है कि ऐसे ही लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, बेशुमार दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। वो यंग मास्टर का सर पकड़ लेता है जिससे वो चीख पड़ता है। उसके ऊपर मंडराते हुए जवान ताना मारता है कि अमीर और ताकतवर होने की वजह से उस लड़के को लगा था कि वो इस दुनिया का प्रोटैगोनिस्ट है। जवान की घूरती आंखों के नीचे वो बेटा बुरी तरह कांपने लगता है। जवान फैसला करता है कि वो इस यंग मास्टर को ही आज रात के इवेंट्स का मेन स्टार बनाएगा। वो लड़के को नीचे दबा देता है, वादा करते हुए कि आज रात की कहानी उसी के बारे में है जिससे और चीखों की आवाजें आती हैं। सुबह होते ही नरेशन बताती है कि पूरे अनहुई प्रोविंस में अचानक पोस्टर्स लगने लगते हैं। वो पोस्टर्स ये खुलासा करते हैं कि क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने गलत मुनाफा कमाने के लिए ब्लैक दाओ सेक्ट के साथ मिलकर साजिश की थी, इसलिए किसी ने उन लोगों की तरफ से उन्हें सजा दी है जो उनके शिकार बने थे। देखने वाले लोग हैरानी से एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अफवाह फैल गई है कि ब्लैक दाओ सेक्ट और शियाओ क्लैन मैनोर को एक एक करके एक रहस्यमयी विजिलेंटे ने तबाह कर दिया है, जिसने सिर्फ नौकरों को जिंदा छोड़ा। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इस विजिलेंटे ने उन लोगों को मिटा दिया जिन्होंने टाइगर पिट सेक्ट को परेशान करने की हिम्मत की थी। स्पेक्टेटर्स गुयू युओ और शियाओ यूसर की लटकी हुई लाशों को देखकर दंग हैं और सोच रहे हैं कि इतने ताकतवर लोगों को कौन हरा सकता है। एक आदमी बताता है कि शियाओ मैनोर की एक नौकरानी ने उसे बताया कि क्या हुआ था।
वो समझाता है कि उस विजिलेंटे ने शियाओ यूसर को मारने से पहले उसका नाम 3 बार बड़े खौफनाक ढंग से पुकारा था, जिस पर उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता। दूसरे मजाक करते हैं कि वो विजिलेंटे कोई यमराज नहीं है और सवाल उठाते हैं कि वो नाम क्यों जप रहा था। स्टोरी टेलर कहता है कि शियाओ यूसर अपना नाम सुनकर इतना डर गया था कि उसकी रोना निकल गया, और तभी से ये कहानी मशहूर हो गई कि उसका नाम 3 बार पुकारने से वो सीधा नरक पहुंच जाता है। डिसाइपल्स इस बात से पैनिक कर रहे हैं कि कहीं वो विजिलेंटे टाइगर पिट सेक्ट के लिए ना आ जाए। तभी कोई दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है कि वो आ गया है। नरेशन उस विजिलेंटे को 3 कॉल्स टू द अंडरवर्ल्ड का नाम देती है और नोट करती है कि उसने पहले ही ब्लैक दाओ और शियाओ क्लैन को खत्म कर दिया है। जंगल से गुजरते हुए टाइगर पिट की यंग लेडी सोचती है कि भले ही लोग बुरे हों, उनकी मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। वो अभी भी डरी हुई है, मगर क्यूरियस भी है कि क्या वो विजिलेंटे कोई भूत है और वो बार बार टाइगर पिट सेक्ट के फायदे में काम क्यों कर रहा है। अचानक आका का खत याद करके वो सोचती है कि क्या ये वही विजिलेंटे है। आका के खत में लिखा था कि कैसे एक विजिलेंटे ने उनकी एस्कॉर्ट पार्टी को डाकुओं से बचाया, उसका गोल्ड मेडेलियन लिया और उसे टाइगर पिट सेक्ट आने को कहा गया था। यंग लेडी नोट करती है कि अभी तक ऐसा कोई गोल्ड मेडेलियन वाला गेस्ट नहीं आया है। अपनी ही सोच में डूबी हुई वो थोड़ी देर बाद नोटिस करती है कि उनका घोड़ा रुक गया है। वो होश में आती है और एहसास करती है कि वो किसी अनजान इलाके में आ गई है। वो एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचते हैं, जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। खुश होकर वो उस नज़ारे की तारीफ करती है और हैरानी जताती है। वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसे लेक्स पसंद हैं और क्या उसने कभी उसे बताया था। वो जवाब देता है कि उसने बताया था, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि उसने ये कब कहा, जबकि वो मन में सोचता है कि ये पिछली जिंदगी की बात है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में वो हमेशा झील के किनारे आती थी जब भी वो परेशान या थकी हुई होती थी। ब्रिज पर वो खामोशी से एक प्लेट पर कुछ तैयार करता है, जिससे देखकर वो पूछती है कि ये क्या है। वो दोनों ब्रिज पर रुकते हैं जब प्लेट के पास से धुआं उठने लगता है। वो समझाता है कि ये कीड़े मकोड़े भगाने वाली अगरबत्ती है, ताकि वो बिना परेशानी के झील का मजा ले सके, और वो उसकी इस समझदारी की तारीफ करती है। वो पूछती है कि क्या वो अपने पुराने काम की जगह पर भी इतना ही थॉटफुल था। वो कहता है कि एक वॉरियर अपनी जान उनके लिए देता है जो उसकी कदर पहचानते हैं। वो आगे कहता है कि जो उसे परिवार की तरह रखेगा, वो बदले में उन्हें परिवार ही मानेगा। उसकी बातें यंग लेडी को भावुक कर देती हैं। वो उसके हालात के बारे में ज्यादा सवाल न करने का फैसला करती है, मगर इशारा देती है कि वो क्यूरियस है। वो उसे यकीन दिलाती है कि जब तक वो टाइगर पिट सेक्ट के साथ है, वो लोग ही उसका परिवार हैं। उसका ये ऐलान उसे सोच में डाल देता है। उसे पिछली जिंदगी की एक रात याद आती है जब वो बुरी तरह जख्मी था। उसने पूछा था कि उसे क्यों बचाया गया। उस औरत ने बताया था कि उसने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो की वारिस थी। उसे याद आता है जब उसने कहा था कि ब्यूरो के मास्टर और उनकी पत्नी अच्छे लोग हैं। वो मेहरबान जोड़ा उनकी अच्छाई के सबूत के रूप में उसकी यादों में रहता है। उस पल से वो नैरेट करता है कि उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। वो कहता है कि तभी उसने पहली बार उसे अपने परिवार की तरह देखना शुरू किया था। उसी वक्त एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और यंग लेडी को पुकारता है, जिससे वो शांत पल टूट जाता है। डिसाइपल घबराहट में बताता है कि एस्कॉर्ट पार्टी सही सलामत वापस आ गई है। एक्साइटेड होकर यंग लेडी उनसे मिलने के लिए निकलने लगती है, जबकि वो खामोशी से देखता रहता है। वो लगाम खींचती है और तेजी से आगे निकलने के लिए तैयार है। माफी मांगते हुए वो पहले निकल जाती है और उसे याद दिलाती है कि रात की दावत के लिए भूख बचा कर रखे। जब वो तेजी से जाती है, बाकी लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे रुकने को कहते हैं। उसे जाते हुए देखकर जवान हल्का सा मुस्कुराता है और अपने आप से कुछ बुदबुदाता है। ब्रिज से झील को देखते हुए वो सोचता है कि ये पुरसुकून जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। रात को दावत में सब लोग हेड एस्कॉर्ट शूजी के नाम का टोस्ट उठाते हैं, जो इस सफर का हीरो है। सेक्ट लीडर सबको जी भरकर पीने और जश्न मनाने का न्योता देता है और पूरा हॉल टाइगर पिट सेक्ट के लिए नारों से गूंज उठता है। जश्न के बीच जवान एक भरी हुई टेबल पर खामोशी से खाता पीता है। एक तगड़ा डिसाइपल उसका ध्यान खींचने के लिए उसका कंधा पकड़ता है। जलन में भरे डिसाइपल्स गुस्से में पूछते हैं कि वो खुद को क्या समझता है जो यंग मिस के साथ घूम रहा है, और क्लेम करते हैं कि सिर्फ पुराने लोग ही उनकी हिफाजत कर सकते हैं। उनमें से एक उसकी तरफ खाना फेंकता है और उसे जवाब देने को कहता है। वो धमकी देते हैं कि अगर वो ऐसे ही घमंड दिखाएगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा, और जोर देते हैं कि यहाँ उसके लिए कुछ नहीं है। यंग लेडी बीच में आकर उन्हें डांटती है कि वो फिर से शूजी को बुली कर रहे हैं। डर कर वो झूठ बोल देते हैं कि वो तो बस उसके साथ खाना शेयर करना चाहते थे। एक ठंडी सांस लेकर वो अपनी स्वीट्स की प्लेट लेकर पास आती है। वो खुद उसे एक डंपलिंग खिलाती है और याद दिलाती है कि जब भी कोई उसे परेशान करे तो उसे बताए। इस डर से कि वो ढंग से खा नहीं रहा, वो उसे मिसट्रीटमेंट की रिपोर्ट करने को कहती है। उसके पिता उसे हेड टेबल पर बुलाते हैं, जिससे उनकी बात रुक जाती है। वो शूजी को अच्छे से खाने को बोलकर चली जाती है। जबकि जलने वाले डिसाइपल्स गुस्से में घूरते हैं, वो बुदबुदाते हैं कि एक मामूली बच्चे ने सिर्फ अपनी अच्छी शक्ल की वजह से यंग मिस का दिल जीत लिया है।
उसके ऑर्डर के आगे झुकते हुए एक ग्रम्बल्स करता है कि अब उन्हें खुद शूजी को खाना खिलाना पड़ेगा। वो गुस्से में खाने का एक जलता हुआ टुकड़ा शूजी की तरफ फेंकता है और उसे खाने के लिए चिल्लाता है। शूजी बिना एक शब्द कहे बड़े आराम से उस टुकड़े से बच जाता है। बुलीज चिल्लाते हैं कि वो बचे नहीं और एक और हमला तैयार करते हैं। जब वो खाना फेंकते हैं, शूजी उनके बीच से रास्ता निकाल लेता है, सॉसेस को पास से निकलने देता है, जबकि बड़े सुकून से सिर्फ मीट पकड़कर खाता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाते हैं। इस बीच दावत जारी रहती है। नौकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जबकि लीडर्स हेड टेबल पर बैठे हैं। सेक्ट लीडर हेड स्कॉट शूजी की तारीफ करता है कि उसने सफर सही से खत्म किया और खोए हुए बॉडीगार्ड्स के परिवार का ख्याल रखने की कसम खाता है। आका, जो एस्कॉट कैप्टन है, बड़े विनम्रता से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया और उनसे उन परिवारों की चिंता न करने को कहता है। यंग लेडी आका का शुक्रिया अदा करती है और खुद उसके लिए ड्रिंक पोर करती है। ड्रिंक पोर करते वक्त वो उस गोल्ड मेडेलियन वाले गेस्ट का जिक्र करती है जिसका उसने खत में जिक्र किया था, और कहती है कि वो उस बारे में पूछना चाहती थी। आका जवाब देता है कि उसने उस विजिलेंटे को यहाँ नहीं देखा और हैरानी जताता है कि क्या वो शख्स कभी टाइगर पिट सेक्ट आया। यंग लेडी जवाब देती है कि अगर वो आता तो वो उसका स्वागत एक खास मेहमान की तरह करते। आका खामोशी से इस बात को मानता है और उसके इशारे को समझता है। फिर वो उसके बारे में बताना शुरू करता है। वो उस विजिलेंटे को एक स्पीयर चलाने वाले जवान के रूप में डिस्क्राइब करता है, जिसकी ताकत ने अकेले ही उन लोगों को खत्म कर दिया जिन्हें वो पहले जंगल के डाकू समझ रहे थे, मगर वो असल में ब्लैक दाउस सेक्ट के मेंबर्स निकले। उसे अफसोस है कि वो इस खतरनाक मसीहा का शुक्रिया दोबारा खुद नहीं कर सकता। आका मन ही मन सोचता है कि अगर ऐसे किसी मास्टर को साथ जोड़ लिया जाए तो उनका सेक्ट और मजबूत हो जाएगा और उसके साथियों को अब मौत के मुंह में नहीं जाना पड़ेगा। तभी यंग लेडी बड़े प्यार से आका का हाथ थामती है और उसे मुखातिब होती है। वो तारीफ करती है कि उसने टाइगर पिट सेक्ट के लिए कितना कुछ किया है और जोर देती है कि वो अपने अफसोस को इस ड्रिंक के साथ बहा दे। वो आगे कहती है कि उसकी मेहनत की वजह से आज रात बहुत से लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये सुनकर आका भावुक हो जाता है और उसके पास कहने को शब्द नहीं होते। वो अपने कप की तरफ नीचे देखता है, अपने हाथों में उस सुकून भरी ड्रिंक को महसूस करते हुए। सेक्ट लीडर्स ऊपर से खुशी खुशी ये सब देख रहे हैं और सोचते हैं कि वो और उनके आदमी आखिरकार एक साथ सुकून के पल बिता रहे हैं। आका अपने आप से कहता है कि वो और उसके साथी इसी आम सी शांति को बचाने के लिए इतनी शिद्दत से लड़े थे। जैसे ही वो कप उठाता है, वो पीते पीते बीच में ही रुक जाता है। कुछ महसूस करके वो अचानक मुड़ता है और देखता है कि शूजी की टेबल पर गदामच मची है और हर तरफ खाना उड़ रहा है। खौफजदा होकर वो एक डरावनी प्रेजेंस को पहचान लेता है और सोचता है कि ये क्या है। वो देखता है कि शूजी उस हंगामे के बीच बड़े आराम से बैठा है। आका को झटका लगता है जब उसे एहसास होता है कि रास्ते वाला वही लड़का यहाँ उनके बीच मौजूद है। शूजी उससे नजरें मिलाता है और खामोशी से इशारा करता है कि वो चुप रहे। पसीने में डूबा और अंदर से कांपता हुआ आका मन ही मन चिल्लाता है कि शूजी ऐसी जगह पे क्या कर रहा है, जबकि यंग लेडी उलझन में देख रही है। शूजी सोचता है कि अभी आका के लिए वो गोल्ड प्लैक दिखाने का वक्त नहीं आया है और उसे अपनी पहचान छुपाए रखने का ऑर्डर देता है। हाफते हुए बुलीज शिकायत करते हैं कि शूजी एक जगह टिक नहीं रहा, जबकि वो बिना परेशान हुए खाना जारी रखता है। उनका लीडर आखिरकार सबको एक साथ शूजी पर हमला करने के लिए इकट्ठा करता है। जैसे ही वो लपकते हैं, एक बंदा बीच में ही उलझन में रुक जाता है। शूजी उन्हें एक ऐसी नज़र से देखता है जिसे पढ़ना मुश्किल है। वो बड़े कैजुअल ढंग से एक हड्डी पास के जुग में फेंकता है, जिससे एक जोर की ट्रक की आवाज आती है। एक दूसरा चोगा पहना हुआ मेहमान, जो शोर से परेशान था, अपनी हड्डी फेंक देता है और उनसे कहता है कि जब वो खा रहा हो तो चुप रहें, जिससे वो बुली इस नए झगड़े से हैरान रह जाता है। एक गुंडा उस गरीब मेहमान की बेइज्जती करता है और उसे सेक्ट मास्टर की दावत जल्दी खत्म करके निकलने को कहता है। वो स्ट्रॉ हेडेड अनजान बंदा उस गुंडे को फीस्टी बोलता है और उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। जैसे ही गुंडा शिकायत शुरू करता है, उस अनजान बंदे का एक तेज हाथ का वार उसे बीच में ही रोक देता है। वो अनजान बंदा बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता और पूछता है कि वो कमजोर मूव क्या था। वो उस शांत जवान की तारीफ करता है कि उसने उसकी नीयत को तुरंत पहचान लिया और कहता है कि लड़के में पोटेंशियल है। गुंडे की तरफ मुड़कर वो कहता है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे ने अभी उसकी जान बचाई है। उसे जाते हुए देखकर गुंडा सोचता है कि क्या वो अजीब आदमी पागल है, जबकि लड़का खामोश रहता है। वो अनजान बंदा अचानक पूरे चांद के नीचे सबका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है। मेन बैंक्वेट में एक बुजुर्ग मेहमान होस्ट का इतनी शानदार दावत के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो आगे कहता है कि ये अफसोस की बात है कि दावत में सिर्फ ठंडी साके है, जिससे पास खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। स्ट्रॉ हेडेड आदमी ऑफर करता है कि वो खुद सबके लिए गर्म साके तैयार करके इस कमी को पूरा करेगा। वो टेबल पर अपना हाथ मारता है, अपनी ताकत चैनल करते हुए, जबकि बाकी लोग उलझन में देखते हैं। उसका हाथ साके कंटेनर के पास टेबल पर दबता है। उसके हाथ से पर्पल इंटरनल एनर्जी निकलने लगती है। टेबल के साथ साथ गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे मेहमान चौंक जाते हैं क्योंकि हर तरफ भाप निकलने लगती है। कप्स में साके जोर से उबलने लगती है।
वो आदमी मजाक करता है कि उसने गलती से इसे इतना गर्म कर दिया कि सारी अच्छी साके भाप बनकर उड़ गई। एक तलवारबाज औरत उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी से दिखाई गई जबरदस्त ताकत को देखकर दंग रह जाती है। उसे एहसास होता है कि ये कम से कम एक पीक लेवल मास्टर है और मन में पूछती है कि ये डरावना मॉन्क कौन है। वो बंदा करेक्ट करता है कि वो मॉन्क बिल्कुल नहीं है, बस उसने वो वुडन फिश इत्तेफाक से उठा लिया था। वो आगे बढ़ता है और ऐलान करता है कि अब वो ढंग से अपना परिचय देगा। वो बताता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स अलायंस से जुड़ा पैसा वसूल करने वाला शैतान है। वो आगे अपना नाम गुग्गोग्र्यू बताता है, जिसे कभी स्टाफ डेमन के रूप में जाना जाता था। एक ड्रामाई तस्वीर में गुगोरो को शैतानी ऑरा में लिपटा दिखाया जाता है, हाथ में स्टाफ और साके कप है। नरेशन बताती है कि वो उन जुड़वा शैतानों में से एक था जिन्होंने कभी मार्शल वर्ल्ड में आतंक मचाया था, जब तक कि वो एविल अलायंस के लीडर से हारकर उनके सबॉर्डिनेट नहीं बन गए। ये जारी रहता है कि उसका अभी का काम एविल अलायंस के लिए पिछला बचा हुआ चंदा वसूल करना है और जो मना करे उसे सजा देना है। सेक्ट एल्डर सोचता है कि क्या गुग्गोग्र्या वही आदमी है जिसे शू आका ने गोल्ड प्लैक दिया था। स्वॉर्ड्सवुमन जवाब देती है कि ये वो आदमी नहीं है और उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही गू बड़े आराम से अपने लिए और ड्रिंक डालता है, वो कहता है कि अनहुई आए हुए उसे बहुत वक्त हो गया है। वो कहता है कि उसने सुना है कि ब्लैक दाओ सेक्ट और शियाओ क्लैन मेनोर हाल ही में तबाह हो गए हैं। वो पॉइंट आउट करता है कि ऐसे मुसीबत भरे वक्त में इतनी जोर शोर से जश्न मनाना शक पैदा करता है। स्वॉर्ड्सवुमन उसके दबाव के नीचे ठिठक जाती है। एल्डर घबराहट में ऐतराज करता है कि उनके सेक्ट का उन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। गू जवाब देता है कि अगर उनकी बातें सच हैं तो वो बस प्लान के मुताबिक दावत जारी रख सकते हैं। वो नोट करता है कि उस औरत की इज्जत उन अफवाहों से कहीं ज्यादा है जो उसने सुनी थीं। उसे देखते हुए वो सोचता है कि वो लोगों की बातों से भी ज्यादा ताकतवर है। वो औरत त्योरी चढ़ाती है और पूछना चाहती है कि उसका मतलब क्या है। गू कहता है उसने सुना था कि शियाओ क्लैन इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि वो उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गए थे, और कहता है कि वो समझ सकता है ऐसा क्यों हुआ। वो मजाक करता है कि उसके जैसे चेहरे के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक दो सेक्ट बर्बाद हो जाएं। वो हंसता है कि ये सिर्फ ये साबित करता है कि वो कितनी हसीन है। उसी तरफ बढ़ते हुए वो पूछता है क्या होता है उसके साथ जो इतनी खूबसूरती के साथ पैदा तो हो मगर बेसहारा हो। ये तौहीन उसकी आंखों में दर्द और जिल्लत भर देती है। गू अपने ही सवाल का जवाब देता है ऐसी औरत को इसी तरह की नाइंसाफी और जिल्लत झेलनी पड़ती है। गुस्से में भरे सेक्ट एल्डर और उसके साथी पूछना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है। एल्डर वार्निंग देता है कि अगर गू यहाँ लड़ाई करने आया है तो वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। गू हंसता है और उसे ताना मारता है, ये पूछते हुए कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जीत सकता है। एल्डर जवाब देता है कि जीतना मायने नहीं रखता क्योंकि उसकी बेटी की उसकी आंखों के सामने बेइज्जती हुई है। वो गू से बाहर आने को कहता है ताकि मासूम लोग इस लड़ाई में न घसीटे जाएं, मगर गू यही फैसला करने पर जिद करता है। दोनों आदमी अपनी औराज भड़काते हैं, ताकत की एक खूनी भिड़ंत के लिए तैयार होते हुए। बेटी तुरंत अपने पिता से तलवार अंदर करने की भीख मांगती है, जिससे वो रुककर दंग रह जाता है। अपने आंसुओं को रोकते हुए वो अपना गाल साफ करती है जहां थूक लगा था। फिर वो बड़े सुकून से गू के लिए एक और ड्रिंक डालती है, उन्हें एक कड़ी सीख देने के लिए शुक्रिया कहती है और उसे उसकी पेमेंट बुलाती है। गू नफरत से मजाक उड़ाता है कि उस पर थूकने के बाद भी वो उसकी सेवा कर रही है और उसे एक वॉरियर की बेटी होने के नाते बेचारी बुलाता है। वो जवाब देती है कि वो ये सब गिड़गिड़ाने के लिए नहीं झेल रही, बल्कि एक जूनियर वॉरियर होने के नाते एक बड़े मार्शल मास्टर को इज्जत दिखाने के लिए कर रही है। गू हंसता है कि इतने ताकतवर होने के बावजूद उसने जो भी किया